एक 12 साल की नन्ही जान जिसकी मासूमियत पर गरीबी का साया था, पर जिसके स्वाभिमान के आगे महलों की दीवारें भी छोटी थीं। यह कहानी है लतिका की, वो बच्ची जिसे किस्मत ने एक ऐसी रियासत की धूल में ला खड़ा किया जहां इंसानों को खिलौना समझा जाता था। उस हवेली का वो रसूखदार मालिक कुंवर आर्यन, जिसकी नजरों में लतिका के लिए सिर्फ हिकारत थी। उसने लतिका के बचपन को अपमान के गहरे जख्म दिए, उसे बेचारी और पिल्ला कहकर पुकारा, पर लतिका टूटी नहीं। उसने अपने हर आंसू को अपनी ताकत बनाया और अपने बचपन को बड़े ही अभिमान के साथ जिया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और मासूमियत ने विदा ले ली। क्या होगा जब लतिका जवानी की सुहानी दहलीज पर कदम रखेगी और उसका सामना दोबारा उसी कठोर और बेरहम शख्स से होगा? वही कुंवर आर्यन जो अब एक खूंखार फौजी बन चुका है, और वही लतिका जिसका रूप अब किसी दहकते गुलाब की तरह है। क्या जवानी के इस मोड़ पर पुरानी नफरत मोहब्बत का नकाब ओढ़ेगी, या फिर स्वाभिमान की ये जंग एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचेगी? सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है नफरत और कशिश का वो खेल जिसकी गूंज पूरी रियासत में सुनाई देगी। पेश है लतिका, एक घातक दास्तान। अध्याय 1, यादों की ओस और बेगाने साए। बाहर धुंधली होती शाम और ट्रेन की छुक छुक की लय लतिका के कानों में किसी उदास गजल की तरह घुल रही थी। खिड़की के बाहर भागते पेड़ और डूबते सूरज की लालिमा उसकी आंखों में सिमट आई थी। उन आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा गहरा सन्नाटा था जो अक्सर तूफान के आने से पहले महसूस होता है। उसे अपनी माँ का वो आखिरी चेहरा याद आया। बसंत की वो मखमली दोपहर, जब हवाओं में चमेली की खुशबू बसी थी। माँ ने उसके रेशमी बालों को संवारते हुए हौले से कहा था, लतिका मेरी लाडो, जब इस बार बाग में अमलतास के पीले फूल झड़ेंगे, तब हम सब उस सुनहरी कालीन पर बैठेंगे। खुशियां बिल्कुल उन फूलों जैसी होंगी, चमकदार और कोमल। उस वक्त माँ की मुस्कुराहट में एक रूहानी सुकून था। लतिका को क्या पता था कि वो मुस्कान एक आखिरी अलविदा थी। एक हादसे ने उस खिलखिलाती दुनिया को यादों की राख में बदल दिया। अब वो उन रिश्तों की दहलीज पर खड़ी थी जहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ हिसाब किताब था। कांच के घर में पत्थर के दिल। शहर बदला, आबो हवा बदली, लेकिन लतिका की वीरानगी वैसी ही रही। उसके ताऊजी का बंगला किसी आलिशान ख्वाब जैसा था, लेकिन लतिका के लिए वो एक खूबसूरत कैदखाना बन गया था। क्यों रे ऐश्वर्य की मूरत, यहाँ खड़ी क्या आसमान देख रही है? उसके चचेरे भाई आर्यन की जहरीली आवाज ने फिजा का सुकून तोड़ दिया। आर्यन और उसके कुछ आवारा दोस्त घेरा बनाकर खड़े हो गए। अगर इस महल में रहना है तो खुद को एक दासी समझना होगा। चल, मेरा बैग उठा और अपनी उन बेकार की किताबों को छोड़कर मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर, आर्यन ने बड़े गुरूर से कहा। लतिका ने अपनी गहरी आंखों में आत्मसम्मान की चमक समेटते हुए शांति से कहा, काम मैं कर देती भैया, अगर आप तमीज से कहते, पर पढ़ाई मेरी इबादत है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। जुबान, इतनी जुर्रत? आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जिस बदकिस्मत को उसकी माँ मौत के साए में अकेला छोड़ गई, वो अब हमें कायदे सिखाएगी? तुझे तो किसी अंधेरी कोठरी में होना चाहिए था। एक खौफनाक मोड़ और डूबती उम्मीदें। इससे पहले कि लतिका संभल पाती, आर्यन ने बेरहमी से उसकी कलाई पकड़ी। लतिका का नाजुक वजूद उसके सामने कमजोर पड़ गया। वो उसे घसीटते हुए बगीचे के उस पुराने गहरे स्विमिंग पूल की ओर ले गया जहां सन्नाटा पसरा था। छोड़ो मुझे, ये पागलपन है आर्यन भैया। लतिका की चीख हवाओं में बिखर गई। तेरी हस्ती इस पानी की बूंद जैसी है जो जब चाहे मिटाई जा सकती है, कहते हुए आर्यन ने उसे धकेल दिया। लतिका सीधे बर्फीले गहरे पानी में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था। पानी की गहराई उसे अपनी आगोश में लेने लगी। डूबते हुए उसे बस अमलतास के वो पीले फूल और माँ का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो हार मान रही थी कि तभी उसकी रूह ने पुकारा, अभी जीना बाकी है। जिल्लत की आग और जागता स्वाभिमान। किसी तरह अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लतिका पूल के किनारे से लगकर बाहर निकली। उसके भीगे कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे और वो कड़ाके की ठंड से कांप रही थी। जैसे ही वो कांपते कदमों से घर के भीतर दाखिल हुई, सामने ताऊजी खड़े थे। लतिका की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद जागी, शायद कोई कंधे पर हाथ रखेगा, शायद कोई उसे इस ठंड से बचाएगा। लेकिन ताऊजी की आंखों में पत्थर जैसी ठंडक थी। तमाशा बना रखा है, घर की पवित्रता खराब कर दी इस मनहूस ने। ताऊजी ने चिल्लाते हुए लतिका के गीले और ठंडे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस चोट की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। लतिका जमीन पर गिर पड़ी, पर इस बार उसकी आंखों से एक कतरा गिरा दुख का नहीं बल्कि विद्रोह का। उसने अपने गाल पर हाथ फेरा और ताऊजी की आंखों में सीधे देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि जहां कद्र ना हो वहां आंसू बहाना गुनाह है। अगले भाग में क्या लतिका की जिंदगी। अध्याय 2, रिश्तों की राख और सपनों का समंदर। लतिका जमीन के उस ठंडे फर्श पर पड़ी थी जहां उसकी सिसकियों की आवाज दीवारों से टकराकर वापस उसी के पास आ रही थी। ताऊजी के शब्द किसी तेजाब की तरह उसके आत्मसम्मान को जला रहे थे। यह सब इस मनहूस का साया है
ताऊजी की दहाड़ पूरे दीवान खाने में गूंज रही थी। जिस दिन से इसकी मनहूसियत ने इस दहलीज को छुआ है, मेरा जुए का दांव उल्टा पड़ रहा है, मेरा नसीब ही फूट गया है। लतिका अच्छी तरह जानती थी कि ये सिर्फ गुस्सा नहीं था। ताऊजी अपनी हार की कड़वाहट उस पर निकाल रहे थे। तभी ताईजी ने बीच बचाव किया, पर उनकी आवाज में ममता नहीं, लोकलाज का डर था। लतिका ने समझ लिया था कि इस घर में उसके लिए प्यार की एक बूंद भी नहीं बची है। अगली सुबह लतिका अपनी ताईजी के पैरों में गिर गई। ताईजी, प्लीज मुझे मत निकालिए, मैं घर का सारा काम करूंगी, जूठन खाकर सो जाऊंगी, बस मुझे एक कोने में रहने दीजिए। पर ताईजी ने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। उनकी आंखों में पत्थर जैसी ठंडक थी। बस कर लतिका, ड्रामा बंद कर, अब हम और बोझ नहीं उठा सकते। जा, किसी और रिश्तेदार का दरवाजा खटखटा, कहीं भी जा, बस यहां से दूर चली जा। लतिका को उस कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर छोड़ दिया गया। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा झोला था, जिसमें उसकी मां की एक तस्वीर और आंखों में धुंधली उम्मीद। शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक गई। वो हर उस रिश्तेदार के पास गई जिसे वो जानती थी, लेकिन हर जगह उसे वही नफरत मिली। तुम तो एक लड़की हो, एक दूर के मामा ने कहा। तुम हमारे किस काम आओगी? क्या तुम हमें कमा कर दोगी? एक बुआ ने तो दरवाजा ही नहीं खोला, खिड़की से चिल्ला कर कहा, अनाथों के लिए यहाँ जगह नहीं है। सड़क के किनारे बैठकर लतिका ने सोचा, जिस बच्ची को उसकी अपनी मां ने मौत के आगोश में जाते हुए छोड़ दिया, उसे पराये क्यों अपनाएंगे? ठोकरें खाते खाते वो आखिरी उम्मीद लेकर एक बुजुर्ग दूर के चाचा के पास पहुंची। चाचा बीमार थे और एक जर्जर मकान में रहते थे। उन्होंने लतिका की हालत देखकर अपनी पुरानी अलमारी से एक लिफाफा निकाला। उन्होंने लतिका की आंखों में देखते हुए कहा, लतिका, ये शहर तेरे आंसुओं की कीमत नहीं समझेगा। यहाँ तू हमेशा एक बोझ रहेगी। अगर तुझे अपनी जिल्लत की ये जिंदगी बदलनी है तो तुझे उस जगह जाना होगा जहां किसी को किसी के अतीत से फर्क नहीं पड़ता। चाचा ने उसके हाथ में एक ट्रेन का टिकट थमाया और बोले, मुंबई चली जा। मुंबई? लतिका की आंखें फैल गईं। उस शहर के बारे में उसने सुना था कि वो कभी सोता नहीं और वहां हर किसी के लिए जगह है। चाचा ने आगे कहा, वहां संघर्ष बहुत है, पर वहां तेरी पहचान अनाथ नहीं बल्कि लतिका होगी। वहां की भीड़ में तू खो भी सकती है और खुद को पा भी सकती है। अपनी मां के गहने जो मैंने संभाल कर रखे थे, उन्हें बेचकर ये टिकट लिया है। जा, अपनी किस्मत खुद लिख। लतिका ने स्टेशन की ओर कदम बढ़ाए। पीछे उसका कड़वा अतीत था और सामने अज्ञात भविष्य। जैसे ही वो ट्रेन के गेट पर खड़ी हुई, उसने अपने मन में ठान लिया, अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ी और लतिका ने खिड़की से आखिरी बार अपने शहर को देखा। अब उसे मुंबई की उन ऊंची इमारतों और गहरे समंदर के बीच अपनी जगह बनानी थी। वो नहीं जानती थी कि मुंबई की इस भीड़ में उसकी मुलाकात किससे होगी, पर उसे यकीन था कि अब जो भी होगा वो उसकी अपनी मर्जी से होगा। अध्याय 3, सपनों की नगरी और मायावी महल। चाचा ने लतिका की कांपती हथेली पर एक मुड़ा हुआ पुराना कागज रखा। जाओ लतिका, इस इंसान को ढूंढो। इसमें उस जगह का पता और संपर्क की जानकारी है। यहाँ बरेली की तंग गलियों में तुम सिर्फ घुटोगी, वहां शायद तुम्हें जीने का एक नया मकसद मिल जाए। लतिका ने बिना पीछे मुड़े स्टेशन की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने उस ट्रेन का टिकट लिया जो उसे सपनों के शहर मुंबई ले जाने वाली थी। बरेली, वो शहर जहां उसकी बचपन की किलकारियां, मां का आंचल और फिर रिश्तेदारों की नफरत दफन थी, अब एक धुंधली याद बनता जा रहा था। यादों का सफर और पिता की विरासत। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते पेड़ों और दूर तक फैले खेतों को देखते हुए लतिका ने एक लंबी सांस ली। उसके हाथ में वही पर्चा था जिस पर एक नाम लिखा था, रामू काका। क्या मैं उन्हें इस करोड़ों की भीड़ में ढूंढ पाऊंगी? उसने मन ही मन सोचा, अगर वो नहीं मिले तो मैं वापस बरेली भी नहीं जा सकती। वहां अब मेरे लिए कोई घर, कोई दरवाजा खुला नहीं है। अचानक उसे अपने पिता की याद आई। उसके पिता अक्सर मुंबई की बातें करते थे। जब वो लतिका को कहानियां सुनाते तो उनके लहजे में एक खास तरह की मिठास और बम्बैया एक्सेंट आ जाता था। लतिका ने अनजाने में ही खेल खेल में वो अंदाज सीख लिया था। उसे क्या पता था कि पिता से मिली ये छोटी सी सीख इस अनजान शहर में उसकी ढाल बनेगी। जब ट्रेन मुंबई के सेंट्रल स्टेशन पर रुकी तो लतिका के सामने एक नई और शोर शराबे वाली दुनिया थी। यहाँ की हवा में नमक की खुशबू थी और रफ्तार ऐसी कि जैसे वक्त भाग रहा हो। लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, पर किसी के पास रुकने का समय नहीं था। लतिका स्टेशन के बाहर आई और चारों ओर घबराहट से देखा। तभी उसे खाकी वर्दी में एक डाकिया पोस्टमैन दिखाई दिया जो अपनी साइकिल पर चिट्ठियां सहेज रहे थे। लतिका ने हिम्मत जुटाई और उनके पास जाकर वो पर्चा दिखाया। नमस्ते अंकल, मुझे इस पते पर जाना है। क्या आप बता सकते हैं ये जुहू की तरफ जाने का रास्ता किधर है? डाकिये ने पर्चा पढ़ा और उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, तुम रायजादा मेंशन की बात कर रही हो? वहां के पुराने माली रामू काका को तो पूरी बस्ती जानती है। इत्तेफाक देखो बेटा,
मैं उसी तरफ डाक पहुंचाने जा रहा हूं। तुम मेरे साथ तांगे विक्टोरिया गाड़ी में बैठ सकती हो, मैं तुम्हें करीब छोड़ दूंगा। जैसे ही तांगा समंदर के किनारे वाली उस सड़क पर मुड़ा, लतिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने रायजादा मेंशन था। वो कोई बंगला नहीं, बल्कि नक्काशीदार पत्थरों और कांच से बना एक आधुनिक महल था। चारों ओर मखमली घास, विदेशी फूलों की क्यारियां और समंदर की लहरों की गूंज। क्या कोई इंसान सच में इतने बड़े घर में रहता है? लतिका ने सोचा। ये तो बिल्कुल परियों की कहानी जैसा है। तांगा रुका। डाकिये ने दूर बगीचे की तरफ इशारा किया, जहां एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग शख्स गुलाब के पौधों की छंटाई कर रहे थे। लतिका की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। वो उनके पीछे जाकर खड़ी हुई और बहुत ही धीमे स्वर में पुकारा, माफ कीजिएगा, क्या आप रामू काका हैं? जैसे ही वो बुजुर्ग शख्स पलटे, लतिका का गला सूख गया। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके पिता की आंखों में हुआ करती थी। हेलो काका, मेरा नाम लतिका है, मैं बरेली से आई हूं, विमल जी की बेटी। रामू काका ने अपनी कैंची वहीं छोड़ दी और चश्मे के ऊपर से उस सहमी हुई लड़की को देखा। जैसे ही उन्होंने विमल का नाम सुना, उनके हाथ कांपने लगे। लतिका की आंखों में छिपी उम्मीद और बेबसी ने काका के दिल को झकझोर दिया। विमल की बिटिया, तू यहां? उनकी आवाज भर्रा गई। अगले भाग में क्या रामू काका लतिका को उस महल के अंदर पनाह दे पाएंगे? अध्याय 4, अतीत का कड़वा सच और खामोश दर्द। रामू काका ने लतिका को सर से पैर तक देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने तुरंत भांप लिया कि इस लड़की के बात करने के लहजे में पिता वाली वो पुरानी मिठास तो है, लेकिन आंखों में वो गहरा खालीपन है जो केवल अपनों के दिए जख्मों से आता है। तो तुम इतनी दूर से आई हो? रामू काका ने गंभीर लेकिन धीमी आवाज में पूछा। मुंबई की इस भागदौड़ में तुम इस बूढ़े माली के पास क्या लेने आई हो बिटिया? यहाँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं, तुम एक पुराने रिश्ते के सहारे चली आई? लतिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा था कि काका शायद उसे देखते ही गले लगा लेंगे, पर उनकी गंभीरता ने उसे डरा दिया। तभी वही डाकिया अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए उनके करीब आया। अरे रामू काका, तो आपकी मुलाकात हो गई इस गुड़िया से? मैं ही इसे स्टेशन से तांगे में लाया था। बेचारी बरेली से आई है, कह रही थी कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। डाकिये ने अपनी थैली से एक मुड़ा हुआ और पुराना सा लिफाफा निकाला। और ये लीजिए काका, आपके नाम एक सरकारी डाक भी है, बरेली के उसी पते से जहां से ये लड़की आई है। कागज पर उकेरी गई बेबसी। रामू काका ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। जैसे जैसे वो पत्र पढ़ रहे थे, उनके चेहरे की लकीरें गहरी होती गईं। धूप की तपिश के बीच भी उन्हें एक सिहरन महसूस हुई। पत्र में लिखा था, आदरणीय रामू काका जी, आपके पास जो लड़की पहुंच रही है उसका नाम लतिका है। यह अभागी बच्ची अनिल कुमार की बेटी है। इसकी कहानी सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। सालों पहले इसकी माँ इसे और इसके पिता को एक अनजान शख्स के खातिर छोड़कर चली गई थी। अपनी पत्नी के धोखे को अनिल सहन नहीं कर पाया और उसे शराब की ऐसी लत लगी कि वो जीते जी एक लाश बन गया। लंबी बीमारी और गरीबी ने आखिरकार उसकी जान ले ली। अनिल के जाने के बाद इस मासूम को एक घर से दूसरे घर धकेला गया, पर अफसोस किसी ने भी इसे बेटी नहीं, सिर्फ एक मनहूस बोझ समझा। मेरा परिवार भी बहुत गरीब है, हम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल से कर पाते हैं। आखिरी उम्मीद समझकर इसे आपके पास भेज रहे हैं, इसे सहारा दीजिएगा। रामू काका ने पत्र बंद किया और लतिका की ओर देखा। लतिका सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी उंगलियां दुपट्टे के छोर को बेचैनी से मरोड़ रही थीं। उसे नहीं पता था कि उस पत्र में उसके जीवन के सबसे काले पन्ने खोल दिए गए थे। उसकी माँ का वो पलायन जिसने उसके पिता को बर्बाद कर दिया। हवेली के शांत बागीचे में सिर्फ समंदर की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। रामू काका को वो छोटा सा अनिल याद आया जो कभी उनके साथ मिट्टी में खेला करता था। आज उसकी बेटी एक सवाली बनकर उनके सामने खड़ी थी। लतिका ने हिम्मत जुटाकर अपनी नजरें ऊपर की। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, पर आवाज में एक अजीब सी गरिमा थी। काका, अगर आपको लगता है कि मैं बोझ हूं तो आप भी मुझे मना कर सकते हैं। मैं कहीं और चली जाऊंगी। मैं किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती। रामू काका का दिल पसीज गया। उन्होंने पत्र को अपनी जेब में रखा और एक भारी सांस ली। बाय 5, एक अनचाहा रिश्ता और ममता की छांव। रामू काका ने जैसे ही पत्र के आखिरी शब्द पढ़े, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी मुट्ठी में भींचा हुआ वो कागज उनकी मानसिक उथल पुथल का गवाह था। पत्र में लिखा था, अब सिर्फ आप ही इसके आखिरी सहारे हैं, इसलिए इसे आपके पास भेज रहे हैं। ये सब क्या बकवास है? क्या पागलपन है ये? रामू काका की आवाज बागीचे के सन्नाटे को चीर गई। वे मन ही मन बुरी तरह झुलस रहे थे।
ये सच था कि वे लतिका के दूर के रिश्तेदार लगते थे, लेकिन उसके पिता अनिल से उनका पिछले 20 सालों से कोई वास्ता नहीं रहा था। 20 साल एक लंबा अरसा होता है यादें धुंधली पड़ने के लिए। अब वे स्वार्थी लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक मामूली सा माली उस बच्ची की जिम्मेदारी उठा ले जिसे उसकी सगी माँ भी बीच मझधार में छोड़ गई थी। रामू काका ने पत्र को हथेली में भींच लिया। अगर तुम उसे नहीं पाल सकते थे तो उसे किसी अनाथालय भेज देते। यहाँ भेजकर मुझे इस उम्र में किस धर्म संकट में डाल दिया। क्या उन लोगों को लगता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ? मैं खुद यहाँ एक मुलाजिम हूँ, किसी और का बोझ कैसे उठाऊंगा? उनका गुस्सा लतिका पर नहीं बल्कि उन रईस रिश्तेदारों पर था जो अपनी मुसीबत एक मासूम के सिर मड़कर पल्ला झाड़ चुके थे। यकीन नहीं होता कि वे लोग खुद को बड़ा कहते हैं। एक 12 साल की बच्ची को इतनी दूर अकेले मुंबई की भीड़ में ट्रेन से भेज दिया। क्या उन्हें अंदाजा भी है कि इस शहर की गलियां कितनी बेरहम हो सकती हैं? लतिका वहीं खड़ी उन्हें फटी फटी आंखों से देख रही थी। वो भीतर तक हिल गई थी। आज तक उसे हर किसी ने मनहूस कहा था, लेकिन ये पहले इंसान थे जो उसे नहीं बल्कि उन बड़ों को गलत कह रहे थे। पहली बार किसी ने उसकी बेबसी को समझा था। ही रामू काका की नज़र लतिका के कपड़ों पर पड़ी। मुंबई की शाम में समंदर की ठंडी हवाएं चलने लगी थी और लतिका ने सिर्फ एक पुरानी पतली सी फ्रॉक पहनी थी जो जगह जगह से घिस चुकी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा जर्जर सूटकेस था। शायद उसकी पूरी दुनिया उसी में बंद थी। उन्होंने सोचा, तारांकन, इतनी ठंड और ये मासूम जान, बरेली से यहाँ तक का सफर। इसके चेहरे की रंगत बता रही है कि इसने घंटों से कुछ खाया भी नहीं होगा। लतिका ने उनकी आंखों में पिघलती हुई कठोरता देखी तो वो हिम्मत जुटाकर बोली, रामू काका, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। इस हफ्ते मैं पूरे 12 साल की हो जाऊंगी। मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ और घर के हर काम में आपकी मदद करूंगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। बाहर बहुत अंधेरा है काका। रामू काका ने एक लंबी सांस छोड़ी। उनका गुस्सा अब ठंडी सहानुभूति में बदल चुका था। उन्होंने रुखाई से कहा, ठीक है, अभी ज्यादा मत बोलो, मेरे पीछे आओ। पहले कुछ खा लो, फिर आराम से बात करते हैं कि तुम्हारा क्या करना है। लतिका खामोशी से उनके पीछे पीछे चल दी। बागीचे के एकदम आखिरी छोर पर घनी झाड़ियों के पीछे रामू काका का छोटा सा क्वार्टर था। घर के अंदर कदम रखते ही लतिका ने चारों ओर नजर घुमाई। घर बहुत साधारण था, पर हर चीज अपनी जगह पर करीने से रखी थी। वहां एक अजीब सा सुकून था जो उसे ताऊजी के महल जैसे घर में कभी नहीं मिला। रामू काका ने रसोई से एक पीतल की थाली निकाली। उन्होंने गर्मागर्म रोटियां और दाल परोसते हुए मेज पर रखा। उन्होंने अपनी कड़क आवाज को थोड़ा नरम करने की कोशिश करते हुए पूछा, ऐ लड़की, देख ले, क्या इतना खाना तेरे लिए काफी है या और चाहिए? लतिका ने थाली की ओर देखा। उसकी भूख तो जैसे डर के मारे मर चुकी थी, लेकिन वो उन्हें और नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जी, ये बहुत है। मैं वैसे भी बहुत थोड़ा सा ही खाती हूँ। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। रामू काका ने उसे खाते हुए देखा और उनके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की उनके शांत जीवन में कोई तूफान लेकर आई है या किसी पुराने रिश्ते का अधूरा हिसाब चुकता करने आई है। अध्याय 6, खिलता बचपन और अनसुलझे सवाल। मुंबई की उस आलीशान रायजादा मेंशन के शांत और अनुशासित गलियारों में आज एक अलग ही ताजगी थी। बरसों से इस हवेली के पत्थरों ने केवल बड़ों की गंभीर बातें और खामोशी सुनी थी, पर आज यहाँ किसी बच्चे की बेपरवाह खिलखिलाहट गूंज रही थी। नौकर चाकर और काम करने वाले लोग अपनी खिड़कियों से बागीचे की ओर देख रहे थे। धूप सुनहरी थी और हवा में समंदर की नमी। एक बूढ़ी नौकरानी जो बरामदे में बैठकर सिलाई कर रही थी, अपनी सुई रोककर मुस्कुराई और बोली, सच कहूं तो काफी अरसे बाद इस वीराने में रौनक दिखी है। मुझे याद है जब छोटे मालिक आर्यन बाबा छोटे थे तो वो भी इसी तरह धमाचौकड़ी मचाते थे, पर वक्त ने उन्हें बहुत गंभीर बना दिया। तभी सबकी निगाहें बागीचे के एक पुराने और घने आम के पेड़ पर टिक गईं। अरे रामू काका, जरा देखिए तो सही, यह लड़की क्या कर रही है? यह तो बंदरों की तरह पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जा बैठी है। रामू काका, जो नीचे खड़े होकर घास की छंटाई कर रहे थे, ने ऊपर देखा। लतिका ऊंची टहनी पर बैठकर बड़े मजे से कच्चे आम तोड़ रही थी। काका के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी कुदाल टिकाई और बोले, लगता है इसके खून में ही पहाड़ों और पेड़ों की सोबत है। इसे डरना नहीं, बस ऊपर चढ़ना आता है। समाज की कड़वाहट और काका का ढाल। तभी हवेली की एक अन्य महिला कर्मचारी ने टोकते हुए कहा, लेकिन रामू काका, आप इसे क्या सिखा रहे हैं? ये एक लड़की है, कोई आवारा बच्चा नहीं। आपको इसे सलीके, तमीज और घर के काम सिखाने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि बड़ी होकर ये बेलगाम हो जाए और शहर की गलियों में भटकती फिरे। रामू काका ने कुदाल जमीन पर पटकी और थोड़ा चिढ़कर बोले, तुम लोग बेकार की चिंता करना छोड़ो।
वो एक मासूम बच्ची है, उसे अभी आज़ादी की सांस लेने दो। जब तक वो भरपेट खा रही है और सुकून से सो रही है वो बिल्कुल ठीक है। दुनिया के कायदे सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। तभी उस बूढ़ी महिला ने संजीदगी से पूछा, सब तो ठीक है काका, लेकिन क्या आपने कुछ आगे का सोचा? गर्मी का मौसम आधा बीत चुका है। अब तक आपने यह तय नहीं किया कि लतिका को आगे कहाँ भेजेंगे? ये हवेली तो उसकी अपनी नहीं है। रामू काका अचानक खामोश हो गए। यह सवाल उनके दिल में किसी पुराने घाव की तरह चुभ गया। वे जानते थे कि रायजादा मेंशन के नियम बहुत कड़े हैं। वे जानते थे कि अगर आर्यन रायजादा को पता चला कि उनके बागीचे में एक अनाम बच्ची रह रही है तो शायद उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। और अनाथालय की चारदीवारी? नहीं, वो तो लतिका के लिए जीते जी मरने जैसा होगा। लतिका, बेटी, ज्यादा दूर मत जाना, रामू काका ने भारी आवाज में आवाज दी। पेड़ की ऊंची टहनी से लतिका की चंचल आवाज गूंजी, नहीं काका, मैं बस पास वाले समंदर किनारे तक जा रही हूं लहरों से बातें करने। काका उसे उछलते कूदते जाते हुए देखते रहे। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि काश उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां इस बच्ची को कोई बोझ या अनाथ न कहे। प्रकृति के आंचल में निखरती लतिका। उन गर्मियों में लतिका एक नए रूप में निखर रही थी। मुंबई का वो कोना जो उसे पहले डरावना लगता था अब उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। वो समंदर की लहरों, ऊंचे पेड़ों और बागीचे की तितलियों के बीच बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे लतिका की शख्सियत में एक अजीब सा आत्मविश्वास आने लगा था। उसके चेहरे का पीलापन अब गुलाबी चमक में बदल गया था। वो बिल्कुल उन जंगली फूलों की तरह खिल रही थी जिन्हें किसी खाद या माली की जरूरत नहीं होती। वे अपनी हिम्मत से चट्टानों के बीच भी जगह बना लेते हैं। लेकिन वो मासूम नहीं जानती थी कि गर्मियों की ये सुनहरी शामें जल्द ही ढलने वाली हैं। उसे खबर नहीं थी कि हवेली का असली मालिक आर्यन रायजादा, जो पिछले कई महीनों से शहर से बाहर था, अपनी काली लग्जरी कार में हवेली के गेट की ओर बढ़ रहा था। 7 नए सफर की आहट और कुंवर का आगमन। मुंबई की नम हवाओं और रायजादा मेंशन के विशाल बागीचे में अब हर तरफ हरियाली की गहरी चादर बिछी थी। पेड़ों की टहनियां रसीले फलों के बोझ से झुक गई थीं और परिंदों का शोर ऐसा था जैसे वे किसी बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हों। लतिका अक्सर अपने पसंदीदा पुराने बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ जाती थी। वहां से जब वो नीचे फैले हुए अनंत समंदर और हवेली के वैभव को देखती तो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार आजादी का असल मायना समझ आता। वो खौफनाक यादें और ताऊजी की जिल्लत जो उसे रातों को डरा देते थे अब धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे। वो पेड़ पर बैठी अपनी छोटी सी डायरी में हर दिन के हसीन पल लिखती थी। उसे डर था कि कहीं भविष्य की धूप उसके इन सुकून भरे पलों को सुखा न दे, इसलिए वो इन्हें शब्दों में कैद कर लेना चाहती थी। एक अनजानी घबराहट। एक शाम जब लतिका चहकती हुई वापस क्वार्टर पहुंची तो उसने देखा कि रामू काका अपना पुराना झोला तैयार कर रहे थे। लतिका का दिल धक से रह गया। पुरानी चोटें फिर से हरा होने लगीं। उसने थरथराती आवाज में पूछा, काका, क्या मुझे फिर से कहीं भेजा जा रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? रामू काका ने उसकी आंखों में पसरा डर देखा और तुरंत बोले, अरे पगली, ऐसा मुंह मत बना। हम कहीं दूर नहीं जा रहे, बस तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े और जरूरत का सामान लेने शहर के बाजार जा रहे हैं। लतिका ने राहत की एक गहरी सांस ली। काका ने आगे कहा, हवेली के छोटे मालिक यानी कुंवर आर्यन जल्द ही वापस लौट रहे हैं। वो बहुत सख्त मिजाज के हैं बिटिया। ये बहुत बुरा लगेगा अगर तुम इन पुराने और फटे कपड़ों में उनके सामने जाओगी। उनके स्वागत के वक्त तुम्हें एक सलीके वाली लड़की की तरह दिखना होगा। कुंवर की पहेली। बाजार के रास्ते में लतिका की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने पूछा, काका, क्या कुंवर साहब ही इस पूरी रियासत के मालिक हैं? क्या वो बहुत बूढ़े हैं? रामू काका मुस्कुराए और बोले, नहीं बिटिया, वो अपनी पढ़ाई के लिए अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। अब जब उनकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो वो वापस हवेली आ रहे हैं। वो अभी सिर्फ 18 साल के हैं, पर उनके कंधों पर इस पूरे साम्राज्य का बोझ है। लतिका मन ही मन हिसाब लगाने लगी, तारांकन सिर्फ 18 साल, यानी वो मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े हैं। काका ने आगे बताया, उनके माता पिता के जाने के बाद बहुत कम उम्र में ही उन्हें वारिस की पदवी मिल गई थी। उन्होंने बचपन को बहुत पीछे छोड़ दिया है लतिका। उनके लिए अनुशासन ही खुदा है। लतिका ये सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी कम उम्र में इतना गंभीर और रसूखदार कैसे हो सकता है। राजसी स्वागत और पहली आहट। तभी अगला दृश्य हवेली के मुख्य द्वार का था। शाम ढल रही थी, पर हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हजारों फूलों की मालाएं द्वार पर सजी थीं और नौकरों की एक लंबी कतार सिर झुकाए खड़ी थी। अचानक दूर से एक शानदार काली लग्जरी कार के हॉर्न की आवाज गूंजी और पहियों की रगड़ ने सन्नाटा चीर दिया। हर तरफ शोर मच गया। कुंवर साहब आ गए। हुजूर का स्वागत है। हवेली के मुख्य मैनेजर ने झुककर सलाम किया और कार का दरवाजा खोला।
लतिका दूर एक खंभे के पीछे छिपकर उस भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखें उस शख्स को ढूंढ रही थीं जिसके बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी थीं। जैसे ही कार से एक ऊंचे कद का सफेद शर्ट और कोट पहने हुए युवक उतरा, फिजा का तापमान जैसे गिर गया। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी झुका दे। वो आर्यन रायजादा था, शांत, गंभीर और बेहद प्रभावशाली। लतिका उसे देख ही रही थी कि अचानक आर्यन की तेज निगाहें उस खंभे की ओर घूमी जहां लतिका छिपी थी। लतिका का दम अटक गया। वो नहीं जानती थी कि कुंवर आर्यन का ये आगमन उसकी खामोश दुनिया में मोहब्बत और संघर्ष का ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 7 नए सफर की आहट और कुंवर का आगमन। मुंबई की नम हवाओं और रायजादा मेंशन के विशाल बागीचे में अब हर तरफ हरियाली की गहरी चादर बिछी थी। पेड़ों की टहनियां रसीले फलों के बोझ से झुक गई थीं और परिंदों का शोर ऐसा था जैसे वे किसी बड़े उत्सव की तैयारी कर रहे हों। लतिका अक्सर अपने पसंदीदा पुराने बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठ जाती थी। वहां से जब वो नीचे फैले हुए अनंत समंदर और हवेली के वैभव को देखती तो उसे अपनी जिंदगी में पहली बार आजादी का असल मायना समझ आता। वो खौफनाक यादें और ताऊजी की जिल्लत जो उसे रातों को डरा देते थे, अब धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे। वो पेड़ पर बैठी अपनी छोटी सी डायरी में हर दिन के हसीन पल लिखती थी। उसे डर था कि कहीं भविष्य की धूप उसके इन सुकून भरे पलों को सुखा न दे, इसलिए वो इन्हें शब्दों में कैद कर लेना चाहती थी। एक अनजानी घबराहट। एक शाम जब लतिका चहकती हुई वापस क्वार्टर पहुंची तो उसने देखा कि रामू काका अपना पुराना झोला तैयार कर रहे थे। लतिका का दिल धक से रह गया। पुरानी चोटें फिर से हरा होने लगीं। उसने थरथराती आवाज में पूछा, काका, क्या मुझे फिर से कहीं भेजा जा रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? रामू काका ने उसकी आंखों में पसरा डर देखा और तुरंत बोले, अरे पगली, ऐसा मुंह मत बना। हम कहीं दूर नहीं जा रहे, बस तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े और जरूरत का सामान लेने शहर के बाजार जा रहे हैं। लतिका ने राहत की एक गहरी सांस ली। काका ने आगे कहा, हवेली के छोटे मालिक यानी कुंवर आर्यन जल्द ही वापस लौट रहे हैं। वो बहुत सख्त मिजाज के हैं बिटिया। ये बहुत बुरा लगेगा अगर तुम इन पुराने और फटे कपड़ों में उनके सामने जाओगी। उनके स्वागत के वक्त तुम्हें एक सलीके वाली लड़की की तरह दिखना होगा। कुंवर की पहेली। बाजार के रास्ते में लतिका की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उसने पूछा, काका, क्या कुंवर साहब ही इस पूरी रियासत के मालिक हैं? क्या वो बहुत बूढ़े हैं? रामू काका मुस्कुराए और बोले, नहीं बिटिया, वो अपनी पढ़ाई के लिए अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। अब जब उनकी छुट्टियां शुरू हो रही हैं तो वो वापस हवेली आ रहे हैं। वो अभी सिर्फ 18 साल के हैं, पर उनके कंधों पर इस पूरे साम्राज्य का बोझ है। लतिका मन ही मन हिसाब लगाने लगी, तारांकन सिर्फ 18 साल, यानी वो मुझसे सिर्फ 6 साल बड़े हैं। काका ने आगे बताया, उनके माता पिता के जाने के बाद बहुत कम उम्र में ही उन्हें वारिस की पदवी मिल गई थी। उन्होंने बचपन को बहुत पीछे छोड़ दिया है लतिका। उनके लिए अनुशासन ही खुदा है। लतिका ये सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी कम उम्र में इतना गंभीर और रसूखदार कैसे हो सकता है। राजसी स्वागत और पहली आहट। तभी अगला दृश्य हवेली के मुख्य द्वार का था। शाम ढल रही थी, पर हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। हजारों फूलों की मालाएं द्वार पर सजी थीं और नौकरों की एक लंबी कतार सिर झुकाए खड़ी थी। अचानक दूर से एक शानदार काली लग्जरी कार के हॉर्न की आवाज गूंजी और पहियों की रगड़ ने सन्नाटा चीर दिया। हर तरफ शोर मच गया। कुंवर साहब आ गए। हुजूर का स्वागत है। हवेली के मुख्य मैनेजर ने झुककर सलाम किया और कार का दरवाजा खोला। लतिका दूर एक खंभे के पीछे छिपकर उस भीड़ को देख रही थी। उसकी आंखें उस शख्स को ढूंढ रही थीं जिसके बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी थीं। जैसे ही कार से एक ऊंचे कद का सफेद शर्ट और कोट पहने हुए युवक उतरा, फिजा का तापमान जैसे गिर गया। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी झुका दे। वो आर्यन रायजादा था, शांत, गंभीर और बेहद प्रभावशाली। लतिका उसे देख ही रही थी कि अचानक आर्यन की तेज निगाहें उस खंभे की ओर घूमी जहां लतिका छिपी थी। लतिका का दम अटक गया। वो नहीं जानती थी कि कुंवर आर्यन का ये आगमन उसकी खामोश दुनिया में मोहब्बत और संघर्ष का ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 8 अदृश्य मुलाकात और दिल की धड़कन। हवेली के आलीशान द्वारों के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर किसी की नजरें उस चमकती हुई काली कार पर टिकी थीं, जिसकी खिड़कियों के काले शीशों के पीछे इस रियासत का भविष्य आर्यन रायजादा बैठा था। कार के भीतर का माहौल शांत और गंभीर था। आर्यन के साथ बैठे उनके वफादार निजी सचिव ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, दादीसा को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने कल रात 3 बार फोन करके पूछा कि आपकी उड़ान समय पर है या नहीं। उन्हें आज भी लगता है कि आप अपना ख्याल ठीक से नहीं रखते। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखते हुए एक मखमली मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूं, उनकी फिक्र ही तो मुझे इस घर की ओर खींच लाती है। खैर,
इतने समय बाद मुंबई की इन सड़कों पर सफर करना बुरा नहीं लग रहा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सचिव ने एक फाइल खोलते हुए आगे कहा, हुजूर, अब जब आप वापस आ गए हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को लेकर काफी चर्चाएं हैं। पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट तैयार है जिन पर आपके दस्तखत चाहिए। आर्यन ने बस संक्षिप्त में सिर हिला दिया। उनका ध्यान अब उन फाइलों और काम की दुनिया में वापस लौट रहा था, जबकि बाहर पूरा शहर उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़ा था। हवेली की हलचल और लतिका का इंतजार। हवेली के भीतर का दृश्य किसी बड़े मेले जैसा था। मुख्य प्रबंधक ऊंची आवाज में नौकरों को हिदायत दे रहे थे, सावधान, आज किसी से जरा सी भी चूक हुई तो खैर नहीं। कुंवर साहब को अनुशासन और समय की पाबंदी बहुत पसंद है। सब वैसे ही करेंगे जैसा अभ्यास कराया गया है। भीड़ के एक कोने में गुलाब की क्यारियों के पास लतिका और रामू काका भी खड़े थे। लतिका ने आज वो नई फ्रॉक पहनी थी जो काका शहर से लाए थे, हल्के नीले रंग की, जिस पर सफेद मोतियों का काम था। उसे देखकर पास खड़ी एक नौकरानी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे लतिका, आज तो तुम किसी परी जैसी लग रही हो। क्या तुम भी कुंवर साहब का दीदार करने आई हो? लतिका ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, काका ने कहा था कि आज बड़े दिन है, इसलिए ये नई पोशाक पहनी है। रिश्तों की गर्माहट। जैसे ही कार रुकी और आर्यन बाहर निकले, हवाओं में एक अलग ही भारीपन छा गया। हवेली के भीतर उनकी सौतेली माँ खड़ी थी, जो उन्हें सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, और उनकी दादी सा, बड़ी मालकिन, तो जैसे द्वार पर ही जमी थीं। जैसे ही आर्यन अंदर आए, दादी सा ने उन्हें जोर से गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे लाल, कितने महीने बीत गए, कितना कमजोर हो गया है तू। आर्यन ने झुककर उनके पैर छुए और गरिमा के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं दादी सा, आप कैसी हैं? इसके बाद उन्होंने अपनी माँ का अभिवादन किया। उनकी माँ ने आर्यन के माथे को सहलाते हुए कहा, इन कुछ महीनों में तो तू और भी रौबदार दिखने लगा है। मेरा बच्चा बिल्कुल अपने पिता पर गया है। दादी सा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और अंदर ले जाते हुए बोली, चलो अब बहुत बातें हो गईं। मैंने तेरी पसंद का खास खाना बनवाया है। अधूरी हसरत। लतिका कतार में सबसे पीछे एक स्तंभ की ओट में खड़ी थी। लोगों की इतनी भीड़ और लंबे कद के गार्ड्स की वजह से वो चाहकर भी कुंवर आर्यन का चेहरा साफ नहीं देख पाई। उसे सिर्फ भीड़ के बीच से एक ऊंचे कद के शख्स की झलक दिखी, जिसके चलने में एक राजा जैसी शान थी। उसे उनकी जूतों की आहट और उस रौबदार व्यक्तित्व का गहरा एहसास हुआ जिसने पूरी हवेली को खामोश कर दिया था। जब भीड़ छटने लगी और कुंवर साहब अंदर चले गए तो लतिका का चेहरा उतर गया। उसने उदास होकर पूछा, काका, क्या हम कुंवर साहब को प्रणाम नहीं करेंगे? क्या हम उनसे नहीं मिल पाएंगे? रामू काका ने उसके मासूम चेहरे को देखा और उसके सिर पर हाथ रखा। शायद आज नहीं बिटिया, हुजूर बहुत लंबी यात्रा से आए हैं, थक गए होंगे। अभी वो अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। हम उनसे फिर कभी मिलेंगे। लतिका की आंखें भर आईं। उसने भरे गले से कहा, काका, आपने मुझे इतनी सुंदर ड्रेस दिलाई ताकि मैं उनसे मिल सकूं, पर हम तो उनके करीब भी नहीं जा पाए। क्या वो हमें कभी देखेंगे भी? रामू काका मुस्कुराए और उसे दिलासा देते हुए बोले, पगली, उदास मत हो। कुंवर साहब को ये बागीचा बहुत प्रिय है। वो अक्सर शाम को यहाँ टहलने आते हैं। जब वो यहाँ सुकून से होंगे तब मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा और उनसे तुम्हारे यहाँ रहने की अनुमति भी मांग लूंगा। लतिका ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी हवेली के उस विशाल ओक के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां से कुंवर आर्यन अभी अभी अंदर गए थे। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे उसकी रूह को पता चल गया हो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसी दरवाजे के पीछे है। अध्याय 9। मासूमियत और कड़वी हकीकत। हवेली की भारी भीड़ और औपचारिकताओं से दूर अपने छोटे से क्वार्टर की ओर लौटते हुए लतिका के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने अपनी उत्सुकता को रोक न पाते हुए पूछा, रामू काका, क्या कुंवर आर्यन को ये बागीचा और जंगल पसंद है? रामू काका ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ बिटिया, उन्हें ये जंगल बहुत अजीज है क्योंकि उन्हें शिकार करने का बड़ा शौक है। लतिका के कदम वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और आंखों में एक अजीब सा डर छा गया। शिकार? क्या कहा आपने? उन्हें शिकार पसंद है, वो भी इस शांत और सुंदर जंगल में? रामू काका उसकी घबराहट को भांप नहीं पाए और अपनी धुन में बोले, हाँ, इस इलाके का ये हिस्सा राजसी शिकारगाह रहा है। पीढ़ियों से उनके खानदान के लोग यहाँ अपनी बंदूकों का जौहर दिखाने आते रहे हैं। लतिका की आवाज अब कांपने लगी थी। तो क्या वो इन बेगुनाह और मासूम चिड़ियों का भी शिकार करते हैं? हाँ, अक्सर, काका ने सहजता से जवाब दिया। जब तुम उनकी निशानेबाजी देखोगी तो दंग रह जाओगी। इतनी कम उम्र में भी उनका निशाना अचूक है। उन्हें उड़ते हुए पंछियों का शिकार करना सबसे ज्यादा पसंद है। लतिका का मन अचानक बोझिल हो गया। उसने नीचे देखते हुए धीरे से कहा, पर काका, वो इन बेजुबान पंछियों को क्यों मारते हैं? उन्हें तो हवेली में दुनिया का सबसे अच्छा खाना मिलता होगा, फिर किसी की जान लेना मजा कैसे हो सकता है?
क्या उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता? रामू काका को अब एहसास हुआ कि उन्होंने एक कोमल हृदय बच्ची के सामने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई रखती है। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बड़े लोगों के अपने शौक और अपनी दुनिया होती है बिटिया, हम उस बारे में क्या कह सकते हैं? लतिका ने उदासी भरी नजरों से दूर जंगल की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, तारांकन, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुंवर साहब का दिल इतना पत्थर का ना हो। काश वो इन पंछियों को ना मारें। यादों की कैंडी और नए जीवन की शुरुआत। इस बात को गुजरे 1 हफ्ता बीत चुका था। लतिका अपने मनपसंद पुराने पेड़ के पास पहुंची, जहां से उसे चिड़ियों के चहचहाने की मधुर आवाज आ रही थी। वो बिजली की फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि घोंसले में अंडों से नन्हे चूजे बाहर निकल आए थे। उसने खुशी से उन्हें गिना और धीमी आवाज में चहकते हुए बोली, तुम लोग कितने प्यारे हो, जरूर भूख लगी होगी ना? घबराओ मत, तुम्हारी माँ जल्दी ही खाना लेकर आती होगी। उन चूजों को देखकर लतिका को अचानक अपनी माँ का वो आखिरी दिन याद आ गया। उसे याद आया जब उसकी माँ घर की दहलीज पार कर रही थी और छोटी लतिका ने उनका पल्लू पकड़कर मासूमियत से पूछा था, माँ क्या आप कहीं जा रही हैं? उसकी माँ ने उसकी आंखों में देखे बिना उसे एक कैंडी का डिब्बा थमाया था और कहा था, हाँ बेटा, मैं बहुत दूर जा रही हूँ। लतिका ने मासूमियत से पूछा था, तारांकन, तो क्या आपको लौटने में बहुत देर लगेगी? अगर मैं ये सारी कैंडी जल्दी खा लूं तो क्या आप जल्दी वापस आ जाएंगी? उसकी माँ ने बस इतना ही कहा था, तारांकन, हाँ, शायद ऐसा ही होगा। लतिका ने आज तक उन कैंडीज का इंतजार किया था, पर माँ कभी वापस नहीं लौटी। वर्तमान की कड़वाहट ने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। तभी उसने देखा कि उन नन्हे चूजों की माँ अपनी चोंच में दाना दबाए लौट रही थी। लतिका तुरंत पेड़ से नीचे उतर आई ताकि वो पंछी बिना डरे अपने बच्चों का पेट भर सके। वो पास के ही एक दूसरे पेड़ की जड़ के पास बैठ गई और अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज अंडों से 5 नन्हे पंछी बाहर आए। 2 हफ्ते में ये उड़ना सीख जाएंगे। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जब मैं इन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते देखूंगी। काश ये आसमान हमेशा इनके लिए सुरक्षित रहे। वो अपनी डायरी बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसे दूर से घोड़ों की तेज टापों की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत तेज रफ्तार से इसी ओर आ रहा था। लतिका का दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल की खामोशी को चीरते हुए वो आवाज करीब आ रही थी। लतिका ने अपनी डायरी सीने से लगा ली और झाड़ियों की ओट में छिप गई। 10 घातक मुलाकात। पेड़ की घनी टहनियों के बीच सांसें रोककर छिपी लतिका ने नीचे झांका। सूखी पत्तियों पर जूतों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। एक घुड़सवार अपनी पूरी शान के साथ इसी ओर बढ़ रहा था। लतिका ने मन ही मन प्रार्थना की, तारांकन, हे भगवान, ये अजनबी कौन है? क्या मुझे नीचे उतर जाना चाहिए? नहीं, अगर इसने मुझे देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा। बेहतर है कि मैं यहीं दुबकी रहूं। इसके जाने के बाद ही नीचे उतरूंगी। लेकिन वो घुड़सवार कहीं नहीं गया। उसने अपने सफेद अरबी घोड़े को ठीक उसी पेड़ के नीचे रोका जहां ऊपर लतिका छिपी थी। वो घोड़े से उतरा और अपनी लंबी राइफल कंधे से टिकाए पेड़ के तने से सटकर खड़ा हो गया। लतिका उसे एकटक देखने लगी। उसने ऐसा चेहरा अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। शांत, पत्थर जैसा गंभीर और बेहद प्रभावशाली। धूप की किरणें जब उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, तो उसकी आंखें किसी नीले समंदर की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक लतिका का संतुलन बिगड़ गया। उसकी घबराहट में उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अगले ही पल बिजली की फुर्ती से उस अजनबी ने अपनी राइफल उठाई और उसका सीधा निशाना ठीक उस टहनी की ओर था जहां लतिका बैठी थी। लतिका की जान हलक में आ गई। उसे लगा बस अब मौत करीब है। वो कांपती आवाज में चिल्लाई, नहीं, मैं तो बस आपके जाने का इंतजार कर रही थी। मैं चोर नहीं हूं। मैं अभी नीचे उतर रही हूं। उस अजनबी ने लतिका के खौफ से भरे चेहरे और बिखरे हुए बालों को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में हैरत की चमक आई और फिर उसने धीरे से अपनी बंदूक नीचे कर ली। उसकी आवाज ठंडी, सपाट और रौबदार थी। तुम कौन हो और ऊपर क्या कर रही हो? लतिका हकलाते हुए पेड़ से उतरते उतरते बोली, मेरा नाम लतिका है। क्या कहा तुमने? उसने दोबारा पूछा, जैसे आवाज साफ न सुनी हो। लतिका ने अब जमीन पर खड़े होकर हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाकर कहा, मेरा नाम लतिका है। मैं रामू काका के पास रहती हूँ। अनजाना डर और काका की चेतावनी। लतिका वहां से ऐसी भागी कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो सीधे रामू काका के क्वार्टर में जाकर ही रुकी। उसे पसीने से तरबतर और बुरी तरह हांफते देख काका घबरा गए। लतिका ने कांपती आवाज में बताया, काका, मैं जंगल में एक लड़के से मिली। वो बहुत लंबा था। उसके बाल एकदम काले थे और आंखें गहरी नीली, बिल्कुल वैसी जैसी आपने बताई थीं। पर काका, उसके हाथ में बंदूक थी। वो मुझे मार डालता। रामू काका का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वे समझ गए और भारी आवाज में बोले, बिटिया, तुम कुंवर आर्यन से मिली थी।
मैंने कहा था न कि वे आज शिकार के लिए निकलेंगे, तो क्या तुमने उन्हें सलीके से प्रणाम किया? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? लतिका के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे याद आया कि उसने कितने अजीब और डरावने तरीके से उन पर चिल्लाकर अपना नाम बताया था। तो वही कुंवर आर्यन थे? अभी वो कुछ कह ही पाती कि अचानक जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक जोरदार गोली चलने की आवाज गूंजी। ठाएं! लतिका का दिल दहल गया। उसे तुरंत वही पुराना पेड़ याद आया जहां उसने सुबह 5 नन्हे चूजों को देखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह बुदबुदाई। रामू काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लतिका बेटा, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? लेकिन लतिका के पास कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो पागलों की तरह वापस उसी दिशा में दौड़ने लगी। परछाइयों के पीछे का सच। कुंवर आर्यन एक ऐसे साम्राज्य के वारिस थे जहां दया को कमजोरी समझा जाता था। पूरी मुंबई और उनकी रियासत उन्हें एक आदर्श वारिस मानती थी। लोग उनकी शालीनता और व्यापारिक सूझबूझ की वजह से उन्हें नायाब हीरा कहते थे। हर कोई उनके सामने सिर झुकाता था और उनकी एक मुस्कान के लिए तरसता था। दुनिया की नजरों में वे पूर्ण थे, शक्तिशाली थे। लेकिन लतिका के लिए वो कोई हीरा नहीं बल्कि उन बेजुबान पंछियों के हत्यारे थे जो अभी उड़ना भी नहीं सीखे थे। लतिका ने सिसकते हुए जंगल की ओर देखा जहां से बारूद के धुएं की एक पतली लकीर आसमान की ओर उठ रही थी। उसे महसूस हुआ कि कुंवर आर्यन की उन नीली आंखों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जिसे दुनिया नहीं देख पा रही। तभी एक और गोली की आवाज आई और इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा नजदीक थी, जैसे वो मौत लतिका के बिल्कुल करीब पहुंच गई हो। 11 अनचाहा खुलासा और खामोश विद्रोह। सूरज ढलने को था और मुंबई के क्षितिज पर सिंदूरी रंग बिखरने लगा था। रायजादा मेंशन के विशाल बागीचे में पक्षियों की चहचहाहट अब शांत होने लगी थी, जैसे वे भी आने वाले किसी सन्नाटे की आहट सुन रहे हों। रामू काका दिन भर की मशक्कत के बाद अपनी कुदाल समेट रहे थे। जैसे ही वे अपने क्वार्टर की ओर बढ़े, लतिका अपनी पुरानी डायरी सीने से लगाए दौड़ती हुई उनके पास आई। काका, आपका काम खत्म हो गया? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, लतिका ने अपनी थकावट छिपाते हुए चहक कर कहा। रामू काका ने उसके धूल भरे चेहरे को देखा और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बिटिया, बस अभी फारिग हुआ हूं। तुझे बहुत भूख लगी होगी ना? सुबह से बस उस पुराने पेड़ के चक्कर काट रही है। लतिका ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नहीं काका, मैंने बागीचे से तोड़कर ताज़ा फल खा लिए थे। पता है काका, आज मैं फिर उसी घोंसले के पास गई थी जहां नन्हे चूजे। लतिका की बात बीच में ही हवा में अटक गई। उसकी आंखें सामने की ओर जम गईं और चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। शिकारियों की वापसी। सामने से कुंवर आर्यन अपने रसूखदार दोस्तों के साथ शिकार से वापस लौट रहे थे। उनके कंधों पर आधुनिक बंदूकें थीं और उनके चेहरों पर एक अजीब सी विजय का भाव था, जैसे उन्होंने किसी महान युद्ध को जीत लिया हो। जैसे ही आर्यन की तेज नीली नजरें लतिका पर पड़ीं, लतिका के चेहरे की सारी मासूमियत गायब हो गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक ऐसा गुस्सा छा गया जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। रामू काका तुरंत आगे बढ़े और अदब से झुककर कुंवर आर्यन का अभिवादन किया। आर्यन ने रुककर काका को देखा। शिकार की थकान के बावजूद उनकी शख्सियत में वही पुराना अनुशासन था। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, काफी समय बाद मिले रामू काका। उम्मीद है आपकी सेहत और बागीचा दोनों खैरियत से होंगे। काका ने हाथ जोड़कर विनती की। जी हुजूर, आपकी दुआ है। दरअसल मैं आपसे एक जरूरी अर्ज करना चाहता था। मौका न मिल पाने के कारण मैं पहले कह नहीं सका। ये बच्ची लतिका मेरे पुराने मित्र की अमानत है। मैंने राजमाता और बड़ी मालकिन से इसे यहाँ कुछ समय तक रखने की अनुमति ले ली है, लेकिन मुझे लगा कि हुजूर की जानकारी के बिना इसे यहाँ रखना गुस्ताखी होगी। क्या ये यहाँ रुक सकती है? एक कड़वा सच और शर्मिंदा खामोशी। आर्यन कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे खड़े उनके एक घमंडी दोस्त ने लतिका को गौर से देखा और अचानक एक तीखा ठहाका लगाया। अरे, ये तो वही पागल लड़की है ना? क्यों छोटी बच्ची, तुम वही हो ना जो उस दिन झाड़ियों के पीछे छिपकर सिसक रही थी और उन मरी हुई चिड़ियों को मिट्टी में दफना रही थी? वहां अचानक एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रामू काका का सिर घूम गया। वे हैरान होकर लतिका की ओर देखने लगे। लतिका का सिर झुक गया था, पर उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची थीं कि उसके नाखून हथेलियों में गड़ रहे थे। कुंवर आर्यन की सर्द नीली आंखें अब लतिका के चेहरे पर गड़ गई थीं। उन्हें अब समझ आया कि उस दिन पेड़ पर वो किसी डर से नहीं कांप रही थी, बल्कि वो उस विनाश पर मातम मना रही थी जो आर्यन की बंदूक ने मचाया था। वो उन नन्हे परिंदों के लिए कब्रें खोद रही थी जिन्हें आर्यन ने महज एक शौक के लिए मार गिराया था। आर्यन ने एक कदम लतिका की ओर बढ़ाया। उनके जूतों की आहट लतिका के कानों में गूंज रही थी। उन्होंने धीमी लेकिन बेहद गहरी आवाज में पूछा, तो तुम्हें उन बेजुबान पंछियों से इतनी हमदर्दी थी कि तुम हमारे शिकार को दफनाने चली आईं? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस रियासत के कायदे क्या हैं?
लतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक बार अपनी नजरें उठाईं और सीधे आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में न डर था न कोई याचना, वहां सिर्फ एक सवाल था, किसी की जान लेना मजा कैसे हो सकता है? लतिका की उस एक नजर और उसकी खामोशी ने जैसे उस पूरी रईस महफिल के अहंकार को बीच से चीर दिया था। आर्यन, जो आज तक हर बहस जीतते आए थे, उस 12 साल की बच्ची की खामोशी के सामने निरुत्तर खड़े थे। अगले भाग में क्या आर्यन लतिका को उसकी जुर्रत के लिए सजा देंगे, या वो खामोश विद्रोह आर्यन के भीतर किसी सोई हुई भावना को जगा देगा? क्या रायजादा मेंशन की दीवारों के पीछे अब लतिका के लिए रहना और भी मुश्किल हो जाएगा? 12 ऊंच नीच की दीवार और एक अनचाहा बुलावा। कुंवर आर्यन ने लतिका को एक ठंडी और पैनी नजर से देखा। उनकी यादों की परतों में वही पुरानी तस्वीर उभर आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, तारांकन, अच्छा तो ये वही जंगली लड़की है जो उस दिन उस ऊंचे पेड़ पर किसी परिंदे की तरह बैठी थी। वही पागल लड़की जिसे मैं गलती से कोई शिकार समझकर लगभग गोली मारने ही वाला था। आर्यन ने रामू काका की ओर रुख किया और बेहद रूखे स्वर में कहा, मिस्टर रामू, ये आपकी निजी मर्जी है कि आप अपने क्वार्टर में किसे पनाह देना चाहते हैं। जब तक हवेली के कायदों में खलल न पड़े, आप जैसा चाहें वैसा करें। रामू काका ने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उन्होंने झुककर अभिवादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, आपकी बड़ी कृपा होगी। काका ने लतिका का हाथ थाम लिया और वहां से मुड़ने लगे। जैसे ही वे घूमे, लतिका की नजर उन बदकिस्मत परिंदों पर पड़ी जो आर्यन के दोस्त अपने हाथों में बेरहमी से लटकाए ले जा रहे थे। उन मासूम पक्षियों के कोमल पंख अब खून से सने थे और उनकी गर्दनें बेजान लटक रही थीं। लतिका का जी मिचलाने लगा। उसने दर्द और घृणा के मारे अपनी आंखें मूंद लीं। रामू काका समझ गए कि लतिका का कोमल मन ये मंजर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, लतिका, चलो बेटा, यहां मत देखो, घर चलते हैं। आलीशान कमरा और सतही बातें। हवेली के एक भव्य हिस्से में, जहां कीमती पर्दों के पीछे एयर कंडीशनर की ठंडक थी, शहर से आई कुछ ऊंचे घरानों की महिलाएं अपनी टी पार्टी में व्यस्त थीं। हर तरफ रेशमी साड़ियों की सरसराहट और हीरों की चमक थी। उन्हीं के बीच एक धनी महिला अपनी बेटी को डांटते हुए बोली, भगवान के लिए काव्या, जरा सलीके से बैठो, किसी खानदान की वारिस की तरह व्यवहार करना सीखो, न कि किसी आम लड़की की तरह। काव्या ने मुंह बनाते हुए चाय का कप मेज पर रखा। लेकिन माँ, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। इस महलनुमा घर में मेरे लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं है। उसकी माँ ने खिड़की के बाहर फैलते बागीचे की ओर इशारा किया। तो बाहर जाओ और उन लड़कों के साथ शामिल हो जाओ। नहीं माँ, काव्या ने चिढ़कर जवाब दिया। आर्यन और उसके दोस्त मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मेरा कोई वजूद ही न हो। वो बस शिकार, घोड़ों और बिजनेस की बोरिंग बातों में लगे रहते हैं। तभी कुंवर आर्यन की माँ यानी राजमाता एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, बेचारी काव्या, मैं समझ सकती हूँ, यहाँ तुम्हारी बराबरी की कोई लड़की नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेलापन लग रहा होगा। काव्या की नजरें तभी बागीचे के उस कोने पर गईं जहां लतिका घुटनों के बल बैठकर पौधों की जड़ें साफ कर रही थीं। वह उत्साहित होकर बोली, राजमाता, वह लड़की कौन है? वह दिखने में मेरी ही उम्र की लगती है। क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? राजमाता ने खिड़की से बाहर देखा। उनकी नजरों में लतिका के लिए कोई संवेदना नहीं थी। उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा, वो कोई अनाथ लड़की है जिसे रामू ने यहाँ पनाह दी है। वो बहुत ही साधारण और शायद अनपढ़ है। मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है कि तुम जैसी ऊंचे खानदान की लड़की उसके साथ खेलकर अपना स्तर गिराए। लेकिन काव्या अपनी बात की पक्की और जिद्दी थी। उसने हंसकर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बोरिंग औरतों की बातों से तो अच्छा ही होगा कि मैं उस लड़की को अपना खिलौना बना लूं। कम से कम समय तो कटेगा। राजमाता ने अनिच्छा से अपनी चांदी की घंटी बजाई। जैसे ही एक दासी हाजिर हुई, उन्होंने सख्त हुक्म दिया, जाओ, उस बागीचे वाली लड़की को तुरंत साफ सुथरा करवाकर यहाँ हमारे सामने पेश करो। एक भयावह बुलावा। दासी तेजी से बागीचे की ओर दौड़ी। रामू काका, राजमाता का हुक्म है। लतिका को अभी इसी वक्त हवेली के मुख्य दीवान खाने में पहुंचाना है। रामू काका के हाथ से कुदाल छूट गई। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। राजमाता ने लतिका को बुलाया है। पर क्यों? क्या उसने कोई गलती कर दी? क्या बागीचे का कोई फूल टूट गया? दासी ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं नहीं, शहर से आई छोटी मेम साहब काव्या उसके साथ खेलना चाहती हैं, इसीलिए उसे याद किया गया है। जल्दी करो, मेम साहब इंतजार कर रही हैं। रामू काका गहरी सोच और चिंता में डूब गए। उन्हें पता था कि इन महलों की दया के पीछे अक्सर तिरस्कार छिपा होता है। उन्होंने लतिका की ओर देखा, जो धूल में लिपटी हुई मासूमियत के साथ उन्हें देख रही थी। काका का दिल कह रहा था कि ये बुलावा लतिका के स्वाभिमान के लिए एक नई चुनौती बनने वाला है। क्या लतिका उन कांच की गुड़ियों के बीच अपनी जगह बना पाएगी, या उसे महज एक खिलौना समझकर तोड़ दिया जाएगा? 13
एक जिंदा खिलौना। रामू काका के मन में खलबली मची हुई थी। उन्होंने सोचा, इतने बड़े घराने की लाडली बिटिया आखिर लतिका के साथ क्यों खेलना चाहेगी? क्या ये कोई साजिश है या महज अमीरों का कोई नया शौक? पर उनके पास कोई चारा नहीं था। राजमाता का हुक्म टालना इस हवेली में अपनी मौत को दावत देने जैसा था। लतिका ने काका के चेहरे पर छाई चिंता की लकीरों को पढ़ लिया। उसने धीमे से उनका हाथ थामकर कहा, काका, आप परेशान मत होइए। मैं बस अभी मेम साहब से मिलकर आती हूँ। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, आप देखिएगा। रामू काका ने भारी मन और कांपती आंखों से उसे विदा किया। दासी लतिका को लेकर हवेली के उस सुनहरे हिस्से में पहुंची जहां टी पार्टी चल रही थी। जैसे ही लतिका ने कमरे में कदम रखा, राजमाता की पारखी नजरें उस पर जम गईं। उन्होंने पहली बार लतिका को इतनी नजदीक से देखा था। उनके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, तारांकन, ये लड़की तो उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इसके माथे पर एक अजीब सा तेज है जो किसी मामूली अनाथ लड़की में नहीं होता। राजमाता ने एक बनावटी मुस्कान के साथ काव्या की ओर देखा। कितनी प्यारी बच्ची है। तो बताओ काव्या, क्या तुम्हें ये पसंद आई? काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठीक वैसी ही जैसे किसी बच्चे को कोई महंगी गुड़िया मिल गई हो। उसने चहकते हुए कहा, जी हाँ राजमाता, ये मुझे बहुत पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा समय अच्छा कटेगा। लतिका वहीं खड़ी सोच रही थी। इनके कहने का क्या मतलब है कि मैं इन्हें पसंद आई? क्या मैं बाजार में रखा कोई सामान हूं जिसे ये परख रही हैं? उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि इस खुशबूदार कमरे में, जहां सबकी साड़ियां और गहने चमक रहे थे, उसकी अपनी भावनाओं की कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं थी। कांच की गुड़िया। राजमाता के इशारे पर दासी लतिका को एक ऐसे कमरे में ले गई जो किसी परिलोक जैसा दिखता था। उसे एक आलीशान बाथरूम में ले जाया गया जहां गुलाब की पंखुड़ियों वाले महकते पानी से उसे नहलाया गया। इसके बाद उसे रेशम से बनी दूध जैसी सफेद और कीमती फ्रॉक पहनाई गई। दासी ने बड़े ही रूखे और जल्दबाजी भरे अंदाज में लतिका के उलझे बालों में कंघी मारना शुरू किया। कंघी बालों में फंस रही थी और लतिका को असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसने एक सिसकी तक नहीं भरी। उसने सब चुपचाप सहन कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी एक छोटी सी गलती रामू काका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती थी। जब लतिका पूरी तरह तैयार हो गई तो दासी ने उसे विशाल आईने के सामने खड़ा किया। आईने में अपनी ही छवि देखकर लतिका खुद को पहचान नहीं पा रही थी। दासी ने सख्त लहजे में हिदायत दी, सुनो लड़की, कुंवरानी काव्या एक बहुत बड़े खानदान की वारिस हैं। उनके सामने सलीके से रहना और अपनी औकात मत भूलना। कोई बदतमीजी हुई तो सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लतिका ने बस पलके झुकाकर कहा, जी मैं समझ गई। बंद कमरे का खेल। दासी लतिका को लेकर काव्या के निजी कमरे के बाहर पहुंची। भारी दरवाजा खुलते ही अंदर से काव्या की ऊंची आवाज आई, ओह, तो आ गई तुम? ठीक है, अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। कीमती खिलौने, मखमली कालीन और महंगा फर्नीचर। पर लतिका को वहां की हवा में दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। काव्या ने सोफे पर पसरकर लतिका को सिर से पैर तक देखा और सवालों की बौछार कर दी। तुम्हारा नाम क्या है और उम्र कितनी है तुम्हारी? लतिका ने अपनी आवाज को पूरी ताकत से स्थिर रखते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लतिका है और मैं 12 साल की हूँ। काव्या ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, 12 साल? चलो अच्छा है, कम से कम तुम मेरे साथ दौड़ने और मेरे भारी सामान उठाने लायक तो हो। अब बताओ, क्या तुम जानती हो कि एक अच्छी दासी सहेली की तरह खेल कैसे खेला जाता है, जहां मैं हुक्म दूंगी और तुम उसे खेल समझकर पूरा करोगी? लतिका खामोश खड़ी रही। खिड़की के बाहर ढलता सूरज अब कमरे में लंबी और डरावनी परछाइयां बना रहा था। उसे समझ आ गया था कि इस कमरे में वो सहेली नहीं, बल्कि एक जिंदा खिलौना बनकर आई है। 14 सोने का पिंजरा और टूटी उम्मीदें। काव्या ने लतिका को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से होंठ सिकोड़ते हुए बोली, सच में? तुम 12 साल की हो? मुझे लगा था तुम और छोटी होगी, क्योंकि तुम कद में बहुत दुबली और छोटी सी दिखती हो। लतिका ने खामोशी से अपनी नजरें झुका लीं। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन आज दूसरी बार कोई मुझे कमजोर कह रहा है, पर मुझे ये सब सहना होगा। मुझे रामू काका की नौकरी और उनकी इज्जत के बारे में सोचना है। अगर मैं पलटकर जवाब दूंगी तो काका को जवाबदेह होना पड़ेगा। काव्या अपनी ही धुन में थी। उसने कमरे के कोने में रखे एक विशाल और चमकते हुए काले पियानो की ओर इशारा किया और पूछा, वैसे क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है, या कम से कम इसकी धुन समझती हो? लतिका ने धीरे से कहा, नहीं मेम साहब, मुझे नहीं पता। वो अपनी जिंदगी में पहली बार पियानो देख रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इन काली सफेद चाबियों से संगीत निकलता है। काव्या ने पियानो की चाबियों पर अपनी उंगलियां फेरी और एक ऊंची धुन गुनगुनाते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें ये मशहूर शहर का गाना पता है? लतिका ने फिर से सिर झुका लिया, नहीं हुजूर, मुझे नहीं पता। काव्या ने चिढ़कर पियानो की ढक्कन धड़ाम से गिराया और कहा, चलो संगीत को भूल जाओ। क्या तुम्हें फूलों को सलीके से सजाना, फ्लावर अरेंजमेंट आता है?
शहर की लड़कियों को तो ये बचपन से सिखाया जाता है। जब लतिका ने इसके लिए भी मना कर दिया तो काव्या का धैर्य जवाब देने लगा, अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें घर के अंदर खेला जाने वाला कोई भी शाही खेल आता है? चेस या ताश का कोई खेल? लतिका के पास हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही था। नहीं। काव्या का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि उसका पूरा मनोरंजन ही फीका पड़ गया है। उसने दया भरे लेकिन जहरीले अंदाज में कहा, तुम कितनी बेचारी हो। तुम सच में एक ऐसी छोटी बच्ची हो जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम हमारे किस काम की? लतिका को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसका मन रोने को कर रहा था। वो सोचने लगी, तारांकन, मुझे घर जाना है। मुझे रामू काका के पास वापस जाना है। क्या मुझे यहाँ रुककर और अपमान सहना चाहिए? क्या यह रेशमी फ्रॉक मेरी आज़ादी की कीमत है? काव्या ने आगे बढ़कर उसके गाल को ऐसे थपथपाया जैसे किसी पालतू जानवर को सहलाते हैं और बोली, तुम तो एक छोटे पिल्ले पप्पी के अलावा कुछ भी नहीं हो जिसे बस सजाकर रखा जा सकता है। अपमान का इनाम। अगले दृश्य में लतिका हवेली के ऊंचे और ठंडे गलियारों से गुजर रही थी। उसे याद आया कि कमरे से बाहर निकलते समय दासी ने उसके हाथ में एक सोने का सिक्का थमाया था और कहा था, बड़ी मालकिन ने कहा है कि तुम ये सफेद ड्रेस अपने पास रख सकती हो। सिक्का देते समय दासी की आवाज में वही पुराना अहंकार था। जब ऊंचे घराने के लोग तुम्हें कोई इनाम देते हैं तो उसे चुपचाप रख लेना ही शिष्टाचार होता है। अपनी किस्मत को दुआ दो कि तुम्हें ये मिला। लतिका उस सिक्के को देख रही थी। उसे वो सिक्का अपनी बेबसी की कीमत लग रहा था। उसने मन में कहा, अभी रोने का वक्त नहीं है। मुझे हिम्मत के साथ काका के पास जाना होगा ताकि उन्हें लगे कि सब कुछ ठीक रहा। तभी अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह काव्या थी। उसके साथ आर्यन के कुछ दोस्त भी खड़े थे। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, काव्या, यह कौन है? क्या तुमने नई गुड़िया खरीदी है? काव्या ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे, ये वही लड़की है जिसे हमारा पुराना माली पाल रहा है। मैंने सोचा इसके साथ खेलूंगी, पर यह तो बड़ी बोरिंग निकली। लतिका को लगा जैसे उसका बुरा वक्त खत्म ही नहीं हो रहा। उसने सोचा, कम से कम कुंवर आर्यन यहाँ नहीं है, वरना उनके सामने ये सब सहना और भी मुश्किल होता। काव्या ने हाथ हिलाकर कहा, बाय बाय लतिका, फिर कभी फुर्सत हुई तो बुलाऊंगी। लतिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके पैर तेजी से रामू काका के छोटे से घर की ओर बढ़ रहे थे। वो बस जल्द से जल्द उस बनावटी और जहरीली दुनिया से दूर जाना चाहती थी जहां इंसान को उसकी हैसियत से नापा जाता था। अध्याय 15। अपमान की चोट और टूटा हुआ मन। लतिका तेजी से भाग रही थी। उसके मन में बस एक ही विचार बार बार गूंज रहा था, मुझे इस जहरीली जगह से बाहर निकलना है। उसे लग रहा था कि हवेली की वो ऊंची दीवारें उसे निगल जाएंगी। वो बस रामू काका के पास पहुंचना चाहती थी जहां उसे कोई पिल्ला या खिलौना नहीं समझेगा। तभी अचानक भागते हुए उसका पैर एक उभरे हुए पत्थर से टकराया और वो पथरीले रास्ते पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसके हाथ में दबा वो सोने का सिक्का छिटककर दूर जा गिरा। लतिका ने कराहते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाया। सामने एक जोड़ी महंगे चमड़े के जूते दिखाई दिए। जैसे ही उसने अपनी भीगी नजरें ऊपर की, उसके सामने कुंवर आर्यन खड़े थे। उनकी आंखें वैसी ही सर्द और नीली जो किसी की भी धड़कन रोक दें। आर्यन ने उसे एक ऐसे नजरिए से देखा जैसे उनके सामने कोई तुच्छ चीज पड़ी हो जिसे कुचल देना ही बेहतर हो। अचानक लतिका ने गौर किया कि आर्यन के होठों का एक कोना ऊपर की ओर खिंचा। वो मुस्कुरा रहे थे, पर उस मुस्कान में हमदर्दी की एक बूंद भी नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरा तिरस्कार था, जैसे वो लतिका की इस बेबसी का आनंद ले रहे हों। जैसे ही लतिका को इस तिरस्कार का एहसास हुआ, गिरने की वजह से शरीर में होने वाला दर्द सुन्न हो गया। अब दर्द शरीर में नहीं, बल्कि उसकी रूह में था। उसके कानों में काव्या की वही कड़वी बात दोबारा गूंजने लगी, तुम एक छोटे पिल्ले के अलावा कुछ भी नहीं हो। उन शब्दों ने लतिका के स्वाभिमान पर जो घाव किया था, वो आर्यन की उस मुस्कान ने और गहरा कर दिया। उसने जल्दी से मिट्टी में पड़ा अपना सिक्का उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से ऐसी दौड़ लगाई जैसे उसके पीछे कोई शिकारी हो। वो भागती रही, अपने आंसुओं को हवा में उड़ाते हुए। जब वो दूर अपने छोटे से घर के पास पहुंची तो उसे क्वार्टर की खिड़की से आती हुई धीमी रोशनी दिखाई दी। वहां रामू काका उसके इंतजार में लालटेन लेकर खड़े थे। उस रोशनी को देखते ही लतिका का संयम टूट गया। उसे समझ आया कि उसके सीने में उठने वाला ये भारीपन कुछ और नहीं, बल्कि वो उदासी थी जो केवल अपनों के सामने ही आंसू बनकर बाहर आ सकती थी। 2 दिनों की खामोशी। इस बात को अब 2 दिन बीत चुके थे। हवेली में खुशियां थीं, पर रामू काका के घर में मातम जैसा सन्नाटा। काका लतिका के कमरे में आए और धीमे से पूछा, लतिका बिटिया, क्या आज तुम जंगल या बागीचे में नहीं जाओगी? देखो, समंदर की हवा कितनी सुहावनी है। लतिका ने बिस्तर पर लेटे हुए ही बिना मुड़े धीरे से कहा, नहीं काका, आज मेरा मन नहीं है, मैं आज घर पर ही रहूंगी। काका कमरे से बाहर आए और गहरी सोच में पड़ गए। उस दिन हवेली से लौटने के बाद से लतिका ने जैसे मुस्कुराना भूल ही दिया था।
काका ने सोचा, तारांकन, क्या ये घर हमेशा से इतना ही शांत था, या इस बच्ची की खामोशी ने इस जगह को इतना बोझिल बना दिया है? तभी लतिका बाहर आई। उसका चेहरा पीला था, पर आंखों में एक चमक थी। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर वो सोने का सिक्का काका की ओर बढ़ा दिया। काका, ये सिक्का आप रख लीजिए, ये मुझे काव्या मेम साहब ने दिया था। रामू काका उसे फटी आंखों से देखने लगे। अब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उस दिन हवेली में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस बच्ची के मासूम दिल को छलनी कर दिया है। उन्होंने पूछा, लेकिन बिटिया, तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? यह तो तुम्हारी मेहनत का इनाम है। लतिका की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। उसने कहा, काका, मुझे लगता है कि ये पैसे अभी मेरे लिए बहुत भारी हैं, इतने कि मैं इनका बोझ संभाल नहीं सकती, पर मैं इन्हें फेंकना भी नहीं चाहती। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, फिर चाहे उन लोगों ने मुझे कुछ भी समझा हो। लतिका की इन बातों ने रामू काका का कलेजा मुंह को आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि ये छोटी सी बच्ची उन महलों में रहने वाले बड़े लोगों से कहीं ज्यादा महान और गरिमामयी है। उसने अपना अपमान सहा, पर अपनी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। अध्याय 16, मेहनत की पहली कमाई और नया संकल्प। लतिका ने रामू काका की ओर देखते हुए पूरी मासूमियत से कहा, काका, भले ही मुझे ये काम करके अपमान सहना पड़ा हो, लेकिन आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरा अपना है। मैं चाहती हूं कि ये सिक्का आप रखें। आपने मुझे छत दी, प्यार दिया। मैं आपको आपकी दी हुई खुशियों के बदले थोड़ा तो कुछ लौटाना चाहती हूं। रामू काका खामोश खड़े लतिका को देख रहे थे। उनके दिमाग में उस रात का मंजर किसी कड़वी फिल्म की तरह घूम गया, जब लतिका हवेली से बदहवास होकर भागती हुई आई थी। उन्होंने सोचा, तारांकन, जब मैंने इसे उस रात गिरते पड़ते भागते देखा था तो मेरा कलेजा कांप गया था। मैंने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ पूछूंगा तो इसका सब्र टूट जाएगा और ये फूट फूट कर रोने लगेगी। सच में उन महलों में रहने वाले लोग कितने अंधे और संवेदनहीन हैं जो इस हीरे जैसी बच्ची को पहचान न सके। काका ने मुस्कुराकर उस ठंडे सोने के सिक्के को लतिका की नन्ही हथेली पर वापस रख दिया। उन्होंने नरमी से कहा, नहीं लतिका, ये पैसा तुमने कमाया है तो इस पर हक भी तुम्हारा ही है। यह तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है। तुम्हारा काम था उस जिद्दी मेम साहब का साथ देना, और तुमने अपना काम पूरी गरिमा के साथ पूरा किया। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए बिटिया। उन्होंने लतिका के सिर पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, बधाई हो, आज से तुम बड़ों की दुनिया में कदम रख चुकी हो। लतिका ने चौंक कर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखा। पर काका, क्या मैं इसके लिए अभी बहुत छोटी नहीं हूँ? काका ने गंभीरता से जवाब दिया, लतिका, इंसान उम्र से नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने के हौसले से बड़ा होता है। इस मतलबी शहर में जहां हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तुमने अपनी पहली कमाई में भी अपनों का हिस्सा सोचा। यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है। बचपन और ताज़ा उम्मीदें। काका ने लतिका की थाली में और ज्यादा दाल और चावल परोसते हुए कहा, अगर तुम्हारी शुरुआत इतनी अच्छी है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़ी होकर एक बहुत काबिल इंसान बनोगी। लेकिन बड़ा होने के लिए तुम्हें भरपेट खाना होगा। तुम्हें याद है ना, मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो गाय की तरह डटकर खाते हैं और सेहतमंद रहते हैं। लतिका के मुरझाए हुए चेहरे पर अंततः एक खिलखिलाती मुस्कान आ गई। काका, अगर मैं अच्छे से खाऊंगी तो क्या मैं सच में जल्दी बड़ी हो जाऊंगी? काका हंस पड़े, हाँ बिल्कुल। वैसे क्या हवेली में किसी ने तुम्हें चिढ़ाया कि तुम बहुत छोटी दिखती हो? लतिका ने तुरंत नजरें झुका ली। उसे काव्या और आर्यन की वो तिरस्कार भरी मुस्कान याद आ गई। उसने संभल कर कहा, नहीं काका, बस मुझे खुद भी लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही छोटी और कमजोर हूँ। काका ने मन ही मन सोचा, पगली, तू अभी वाकई में बच्ची ही है, इसलिए छोटी दिखती है। उन्होंने बाहर जाते हुए कहा, रुक, मैं तेरे लिए ताज़ा सेब का रस लेकर आता हूँ। चेहरे पर थोड़ी रौनक आनी चाहिए। तभी लतिका ने पीछे से आवाज लगाई, काका, अगर मैं इन पैसों का इस्तेमाल ही नहीं करूंगी तो क्या ये सिक्के के रूप में बस रखे रखे बेकार नहीं हो जाएंगे? काका ठिठक गए। उन्होंने मुड़कर देखा और बोले, बात तो तुम्हारी सही है। तो बताओ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अपनी पहली कमाई से तुम क्या खरीदना चाहोगी? लतिका की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। उसने अपनी डायरी की ओर इशारा करते हुए कहा, हाँ काका, मुझे एक नई नोटबुक डायरी चाहिए। मेरी पुरानी डायरी के पन्ने अब पूरी तरह भर चुके हैं। काका मुस्कुराए। उन्हें खुशी हुई कि लतिका को खिलौने या गहने नहीं, बल्कि अपने विचारों को सहेजने के लिए कागज चाहिए था। बस इतनी सी बात, क्यों नहीं, कल शाम ही हम बाजार चलेंगे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छी डायरी लाएंगे। लतिका ने डायरी का नाम सुना तो उसका मन फिर से चहकने लगा। वो अपनी अगली डायरी में अपनी नई जिंदगी के सुनहरे पन्ने लिखना चाहती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वो किसी का खिलौना नहीं बल्कि खुद की पहचान होगी। अध्याय 17, बचपन की विदाई और एक नया सवेरा। लतिका की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसने अपनी पहली कमाई से पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख लिया हो। उसने उत्साह से पूछा,
रामू काका, क्या मैं अपनी डायरी के साथ कुछ रंग कलर पेस्टल्स भी खरीद सकती हूँ? मुझे उन सफ़ेद पन्नों पर बागीचे के रंगों को उतारना है। रामू काका मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बिल्कुल बिटिया, ये तुम्हारी कमाई है। तुम्हें जो पसंद आए तुम ले सकती हो। पूरा बाजार तुम्हारा है। लतिका ने मासूमियत से उनकी ओर देखा और अपनी छोटी हथेली उनके हाथ पर रखते हुए पूछा, काका, क्या आपको भी कुछ चाहिए? मैं आपके लिए अपनी पहली कमाई से क्या लेकर आऊं? काका ने मजाक करते हुए कहा, अरे, तो अब तुम मुझे तोहफा दोगी? क्या होगा अगर मैंने कोई ऐसी चीज मांग ली जो बहुत महंगी हो? क्या तुम अफोर्ड कर पाओगी? लतिका ने पूरी मासूमियत और दृढ़ता से जवाब दिया, तो क्या हुआ काका? अगर वो महंगी होगी तो मैं और मेहनत करूंगी और पैसे कमाऊंगी और आपके लिए वो चीज जरूर खरीद कर लाऊंगी। बस आप नाम तो लीजिए। रामू काका खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है, फिर तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। लेकिन जैसे ही वे वहां से मुड़े, उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और मन में विचारों का बवंडर उठने लगा। उन्होंने सोचा, तारांकन कितनी भोली और नेक दिल बच्ची है, ये अभी से दूसरों के बारे में इतना सोचती है। लेकिन कभी कभी ऐसी मासूमियत और खूबसूरती इस जालिम दुनिया में जहर बन जाती है। इसकी बढ़ती उम्र और निखरता रूप देखकर मुझे अभी से फिक्र हो रही है। काका का सिर एक अनजाने डर से भारी होने लगा। उन्होंने सोचा, तारांकन, मुझे इसे किसी ऐसी सुरक्षित जगह भेजना चाहिए जहां इस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। पर ऐसी कौन सी जगह है? ये दुनिया और यहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे सहेजते सहेजते मैं इसे किसी बड़े तूफान के सामने खड़ा कर दूं। पर फिर उन्होंने खुद को झिड़का, नहीं रामू, घबरा मत। ये मिट्टी और मेरी दुआएं इसकी रक्षा करेंगी। वक्त का पहिया और बदलता मंजर। वक्त अपनी बेपरवाह रफ्तार से गुजरता रहा। रामू काका लतिका के लिए किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते रहे, लेकिन वो ठिकाना कभी मिला ही नहीं, क्योंकि लतिका खुद उनकी दुनिया की धड़कन बन चुकी थी। वो प्यारी मुसीबत जो एक पुराने पत्र के साथ उनकी दहलीज पर आई थी, अब उनके बुढ़ापे की लाठी बन गई थी। जैसे जैसे साल बीते, लतिका के फ्रॉक छोटे होने लगे और काका को उसके लिए बार बार नए सलवार कमीज और दुपट्टे खरीदने पड़े। वो छोटा सा क्वार्टर जो कभी सिर्फ एक सोखता हुआ कोना था, अब लतिका की खुशबू और उसकी किताबों से महकता एक सुंदर आशियाना बन चुका था। घर के आंगन में बागीचे की पगडंडियों पर काका हर तरफ उसी बच्ची को अब एक युवती के रूप में गंभीर होते देखते थे। एक दिन बागीचे में ओस से भीगे फूल चुनते हुए लतिका ने खुद से कहा, टोकरी तो पूरी भर गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। काका के आने का वक्त हो गया है। वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया, किसी को पता भी नहीं चला। इससे पहले कि रामू काका को एहसास होता, लतिका अब 18 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसकी सादगी में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी राजसी वैभव को मात दे दे। वो किसी ताज़ा फल या सुबह के खिले हुए गुलाब की तरह कोमल और उज्ज्वल दिखती थी। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव और आत्मविश्वास था। इतने उतार चढ़ाव और अपमान के बाद भी लतिका आज भी वहीं थी, उसी रायजादा मेंशन के बागीचे में। लेकिन अब वो पहले वाली बेचारी अनाथ बच्ची नहीं रह गई थी। वो एक ऐसी युवती थी जिसने चुपचाप सहना तो सीखा था, पर अपनी पहचान और स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। तभी हवेली की ऊंची बालकनी से किसी की नज़र नीचे बागीचे में घूमती उस युवती पर पड़ी। वो कुंवर आर्यन थे। 18 साल की लतिका को पहली बार देखकर उनकी आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई। वो जंगली लड़की जिसे वे भूल चुके थे, अब उनके सामने एक अनसुलझी पहेली की तरह खड़ी थी। सुनहरी यादें और लौटता हुआ साया। शाम की सुनहरी धूप बागीचे में किसी पिघले हुए सोने की तरह फैली हुई थी। लतिका, जो अब 18 साल की एक सजीली युवती बन चुकी थी, फूलों की क्यारियों के बीच से दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी, पर अब उसमें एक नया आत्मविश्वास भी झलक रहा था। काका, जरा इधर देखिए, देखिए मैं आज क्या लाई हूं, उसने चहकते हुए कहा। रामू काका ने अपनी कुदाल जमीन पर टिकाई और पसीना पोंछते हुए अपना चश्मा ठीक किया। आखिर ऐसा क्या खजाना ले आई हो बिटिया, जो तुम्हारी सांस इतनी फूल रही है? लतिका ने अपनी टोकरी आगे कर दी, जो गहरे लाल रंग के रसीले फलों से लबालब भरी थी। ये देखिए, ताज़ा रस भरी रास्बेरीज। मैं कल फिर जंगल जाऊंगी और ढेर सारी लेकर आऊंगी। मैं सोच रही हूं कि इस बार इनसे बहुत सारा जैम बनाऊं। काका मुस्कुराए और मजाक में बोले, जैम? क्या अब हमारी लतिका बिटिया जैम का बड़ा व्यापार शुरू करने वाली है? लतिका ने खिलखिलाकर जवाब दिया, वैसे विचार तो बुरा नहीं है काका। अच्छा ये लीजिए, मैं कुछ आडू पीचेस भी लाई हूं, क्या आप चखना चाहेंगे? रामू काका ने एक रसीला आडू लिया और उसके 2 टुकड़े करते हुए एक हिस्सा लतिका को दिया। उन्होंने डूबते सूरज और लदे हुए पेड़ों की ओर देखा और बोले, जिस तरह पेड़ों पर फल फिर से लद गए हैं और हवा में खुशबू बदल गई है, लगता है गर्मियों का मौसम समर आ गया है। लतिका की नज़र पेड़ की फुनगी पर बैठे एक परिंदे पर गई। उसने हौले से, जैसे खुद से बात कर रही हो, कहा, आप सही कह रहे हैं काका, समर आ गया है।
सपनों की उड़ान और धुंधली रोशनी। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। लतिका अपने छोटे से कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी में अपनी किताबों में डूबी हुई थी। अचानक उसे शब्दों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। अक्षर उसकी आंखों के सामने नाचने लगे और सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। उसने अपनी आंखें मली और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन, ये तो बड़ी मुसीबत है। फाइनल इम्तिहान सिर पर हैं और मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। अगर मैंने इस बार जैम बेचकर कुछ और पैसे बचा लिए तो शायद मैं अपने लिए एक चश्मा ग्लासेस खरीद सकूंगी। उसने कागज के एक कोने पर हिसाब लगाना शुरू किया। 20 बॉटल जैम, या शायद 30 बॉटल काफ़ी रहेंगी। अगर मैं इन्हें बाजार के बड़े स्टॉल पर बेच दूं तो चश्मे के लिए पैसे जुट जाएंगे। कल मुझे सूरज निकलने से पहले जंगल जाकर और रस भरी इकट्ठी करनी होगी। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू काका खड़े थे। लतिका, काफी रात हो गई है बिटिया, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? तुम्हारी आंखें थक गई होंगी। लतिका ने तुरंत अपनी किताब बंद की और मुस्कुराकर बोली, बस थोड़ा और दोहराना चाहती थी काका, अभी सो जाऊंगी। काका ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उनके हाथों की छुअन में पिता जैसा सुकून था। मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनत कर रही हो, पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। काका का त्याग और समाज की कड़वाहट। जब काका चले गए तो लतिका पुरानी यादों के भंवर में खो गई। उसे याद आया कि कैसे बरसों पहले रामू काका ने उसे स्कूल भेजने का साहसी फैसला किया था। उस वक्त हवेली के अन्य नौकरों और समाज के लोगों ने बहुत विरोध किया था। लोग पीठ पीछे कहते थे, एक अनाथ लड़की को पढ़ाकर क्या फायदा, ये यहाँ रहेगी तो जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी, इससे अच्छा है कि इसे हवेली में दासी मेड लगवा दिया जाए। लेकिन रामू काका चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर लतिका का दाखिला स्कूल में कराया। लतिका को आज भी याद था कि जब वो पहली बार काका की उंगली थामकर स्कूल जा रही थी तो वो कितनी डरी हुई थी। पर काका ने हमेशा एक ही मंत्र दिया था, तारांकन लतिका, पढ़ाई ही वो चाबी है जो इस गरीबी के ताले को खोलेगी। तुम देखना, तुम बड़ी होकर एक बहुत ही शानदार इंसान बनोगी। लतिका ने सोचा, तारांकन एक शानदार इंसान, ये शब्द ही मेरी ताकत हैं। मुझे काका के हर त्याग का मोल चुकाना है। लौटता हुआ अतीत। अचानक लतिका का चेहरा उदास हो गया। समर आ चुका है, इसका मतलब है कि वो भी वापस आ रहा होगा। रियासत का वो रसूखदार मालिक कुंवर आर्यन, वह कुंवर जो अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका है और जिसे रॉयल मिलिट्री एकेडमी में एक बड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। हवेली में चर्चा थी कि पिछले 2 सालों से वो सरहद के मोर्चे फ्रंट लाइन पर तैनात था, लेकिन इन गर्मियों की छुट्टियों में वो वापस लौट रहा है। लतिका का दिल बैठने लगा। उसे वे 6 साल पुरानी यादें चुभने लगी। वो अपमान, वो पिल्ला कहे जाने की टीस और आर्यन की वो तिरस्कार भरी मुस्कान। उसे डर था कि आर्यन के आने से जंगल की वो शांति फिर से छिन जाएगी और शिकार के नाम पर बेगुनाह परिंदों का खून बहेगा। अगले दिन स्कूल में उसकी सहेलियों ने पूछा, लतिका, क्या तुमने सोचा है इन छुट्टियों में तुम कहाँ जाओगी? मैं तो अपने परिवार के साथ शहर जा रही हूँ। लतिका ने एक फीकी मुस्कान दी। उसे क्या पता था कि ये गर्मी का मौसम उसकी जिंदगी में वो तूफान लाने वाला है जो उसे और कुंवर आर्यन को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अध्याय 19, बदलता मौसम और नई दोस्ती। स्कूल की आखिरी घंटी बजते ही पूरे मैदान में शोर मच गया। गर्मियों की छुट्टियों का उत्साह हर चेहरे पर था। लतिका की सहेलियों ने उसे घेर लिया। लतिका, अब तो बताओ, इन छुट्टियों में तुम कहाँ घूमने जाने वाली हो? हम सब तो हिल स्टेशन जा रहे हैं। लतिका ने अपनी पुरानी किताबें सहेजते हुए एक शांत मुस्कान दी। अभी मैंने कुछ तय नहीं किया है। शायद घर पर रहकर रामू काका के साथ बागीचे में हाथ बटाऊंगी और ढेर सारा जैम बनाऊंगी। तभी एक सहेली ने शरारत से लतिका की कोहनी मारी और स्कूल के मुख्य द्वार की ओर इशारा किया। लतिका, जरा वहां तो देखो, तुम्हारा साया आ गया। लतिका ने अपनी आंखें सिकोड़ी और दूर देखने की कोशिश की, लेकिन कमजोर नजर की वजह से उसे सब कुछ धुंधला और धुंध भरा दिख रहा था। वो मन ही मन झुंझलाई, तारांकन, ये चश्मा मुझे जल्द से जल्द लेना ही होगा। अब तो चेहरे भी ठीक से पहचान में नहीं आते। गेट पर एक लंबा और सजीला नौजवान खड़ा था। वो कायल था, शहर के एक सम्मानित परिवार का लड़का और लतिका का अच्छा दोस्त। जैसे ही स्कूल की बाकी लड़कियों की उत्सुक नजरें उस पर पड़ी, कायल थोड़ा झेप गया और उसने अपनी टोपी ठीक करते हुए मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। लतिका ने अपनी सहेलियों से विदा ली। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, तुम लोगों से कल मिलूंगी। लड़कियां आपस में कानाफूसी कर मुस्कुराने लगीं। उन्हें लगने लगा था कि लतिका और कायल की इस सादगी भरी दोस्ती के पीछे जरूर कुछ खास पक रहा है। एक मीठी मुलाकात। लतिका कायल के पास पहुंची और धीमी आवाज में बोली, कायल, तुम यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हें मिलना ही था तो सीधे घर आ जाते। स्कूल के सामने इतनी भीड़ में तुम्हारा इंतजार करना ठीक नहीं लगता। कायल ने मुस्कुराते हुए एक सफेद झूठ बोला।
अरे मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें साथ ले चलूं। धूप बहुत तेज है। हकीकत ये थी कि कायल ने लतिका के साथ बस कुछ पल बिताने के लिए अपनी टेनिस क्लब की जरूरी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। शहर की सड़कों पर चलते हुए उसने अपना पसीना पोंछा और कहा, बहुत गर्मी है आज, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? तुम्हारी पसंदीदा वैनिला आइसक्रीम? चलो रास्ते में लेते हुए चलते हैं। कायल मन ही मन सोच रहा था, टेनिस की प्रैक्टिस तो रोज होती है, पर लतिका के साथ बिताया गया ये सुनहरा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ टेनिस क्लब में कायल के दोस्त गुस्से में थे। एक ने कोर्ट पर रैकेट पटकते हुए कहा, यह कायल आखिर है कहाँ? आज फिर गायब है। दूसरे ने चिढ़कर जवाब दिया, पक्का उसी लड़की से मिलने गया होगा। कल उसे आने दो, कोच से कहकर उसे टीम से बाहर न निकलवा दिया तो कहना। इधर कायल और लतिका अपनी आइसक्रीम का मजा ले रहे थे। लतिका ने अचानक याद आते ही कहा, कायल, मुझे इतिहास की एक खास किताब लेनी है जो स्कूल की लाइब्रेरी में नहीं मिली। घर जाने से पहले क्या हम उस पुराने बुक स्टोर चल सकते हैं? लतिका बड़े चाव से अपनी आइसक्रीम खा रही थी और कायल उसे एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में लतिका के लिए एक गहरा सम्मान और आकर्षण था। उसे लतिका की सादगी शहर की किसी भी अमीर लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर लगती थी। लाइब्रेरी की खामोशी और लौटता साया। वे दोनों शहर की पुरानी और भव्य लाइब्रेरी में पहुंचे। पुरानी लकड़ी और किताबों की खास खुशबू के बीच कायल ने एक ऊंची रैक पर हाथ मारकर एक किताब निकाली और पूछा, क्या यही वो किताब है जिसकी तुम्हें तलाश थी? लतिका ने किताब हाथ में ली और उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक आ गई। हाँ यही। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे यही चाहिए थी? कायल बस मुस्कुराकर रह गया। वो लतिका के हर अनकहे शब्द और उसकी पसंद नापसंद को बहुत गहराई से समझने लगा था। लेकिन इस सुकून के पीछे एक अनजाना डर लतिका के सीने में घर कर रहा था। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने गौर किया कि शहर की फिजा बदल रही थी। ऊंचे घरानों की काली बग्घियां और घुड़सवारों की आवाजाही शहर की सड़कों पर बढ़ गई थी। हर तरफ एक ही चर्चा थी, फौज से लौट रहे अधिकारी का स्वागत। लतिका ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, तारांकन, क्या सच में कुंवर आर्यन वापस आ गए हैं? क्या अब मेरी शांति खत्म होने वाली है? 20 दबे हुए घाव और मासूम यादें। लाइब्रेरी की भारी खामोशी में लतिका की उदासी और भी गहरी हो गई। पुरानी किताबों की महक उसे सुकून देने के बजाय उन यादों की ओर ले जा रही थी जिन्हें वो दफन कर चुकी थी। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कायल, मुझे इन सब चमक धमक वाली बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। कायल ने उत्साह से चहकते हुए कहा, पर लतिका, जरा सोचो तो, पूरी रियासत में इसी बात का शोर है। कुंवर आर्यन माधव वापस आ रहे हैं, वो भी एक बड़े फौजी ओहदे के साथ। क्या तुम्हें सच में जरा भी रोमांच महसूस नहीं हो रहा? लतिका ने अपनी उंगलियां किताब के पन्नों पर कस दीं। वो मन ही मन कड़वाहट से सोच रही थी, तारांकन रोमांच? नहीं कायल, मैं तो उन्हें देखना तक नहीं चाहती। उसे रह रहकर वही दिन याद आ रहा था जब काव्या ने उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा चोट उन पैसों से नहीं लगी थी जो उसे इनाम में मिले थे, बल्कि कुंवर आर्यन की उन ठंडी नीली और नीची नजरों से लगी थी। उनकी आंखों में लतिका के लिए जो हिकारत और तिरस्कार था, उसने लतिका के आत्मसम्मान पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ दिया था जिसे वक्त की धूल भी नहीं ढक पाई। वो एक ऐसा दर्द था जो उसे उन रिश्तेदारों की याद दिलाता था जिन्होंने उसे अनाथ होने पर सड़कों पर छोड़ दिया था। कुंवर आर्यन का चेहरा देखते ही उसे अपनी बेबसी और गरीबी का एहसास फिर से ताज़ा हो जाता था। इसीलिए उसने सालों तक पूरी कोशिश की कि उसका रास्ता कभी कुंवर से न टकराए। यहाँ तक कि जब वो कभी हवेली के बागीचे में काम करती तो अपना सिर झुकाए रखती थी ताकि आर्यन की नज़र उस पर न पड़े। वो उनसे नफरत करती थी क्योंकि वे उसे वो सब याद दिला देते थे जिसे वो भुलाना चाहती थी। कायल का सुनहरी सपना। तभी कायल ने खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए ख्यालों में खोकर पूछा, लतिका, अगर मैं भी एक फौजी अफसर बन जाऊं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल कुंवर आर्यन की तरह। मैं भी सीने पर मेडल सजाऊंगा, घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के छक्के छुड़ा दूंगा। तब लोग मुझे कैप्टन कायल कहकर बुलाएंगे। कितना शानदार लगेगा ना? क्या तुम मुझे तब सलाम ठोकोगी? लतिका ने अपनी उदासी को पीछे धकेला और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, कैप्टन कायल, क्या तुम कुछ भूल रहे हो? शायद तुम्हें याद नहीं कि तुम एक मामूली मुर्गी तक को नहीं पकड़ सकते, इंसान को क्या मारोगे? कायल का चेहरा गुब्बारे की तरह फुस हो गया। अरे, तुम फिर से वही पुरानी बात क्यों बीच में ले आती हो? वो तो बस एक बुरा दिन था। 1 साल पहले की मजेदार याद। पिछले साल का वो मंजर लतिका की आंखों के सामने तैर गया। रामू काका अपनी लाठी ठोकते हुए कह रहे थे, तारांकन, ओ कायल, तू अपने आलीशान महल जैसे घर जाने के बजाय हर रोज मेरे टूटे फूटे क्वार्टर में क्यों चला आता है? तेरे दादा शहर के इतने बड़े रईस हैं, क्या तुझे वहां पकवान नहीं मिलते? मेरे जैसे गरीब माली के घर की सूखी रोटी खाना क्या तेरे रुतबे के खिलाफ नहीं है? अब से इस लड़के की एंट्री बंद। कायल बेचारा घबरा गया था। उसने सोचा था
अगर मैं यहाँ नहीं आया तो लतिका से कैसे मिलूंगा? मैं तो बस उसके साथ पढ़ाई करने और उसकी हंसी सुनने का बहाना बनाकर आता हूँ। उसने काका के हाथ जोड़कर मिन्नत की थी, तारांकन काका, मैं खाने के पैसे दे दूंगा, बस आप मुझे बताइए कि मुझे क्या काम करना है, मैं भी मेहनत करूंगा। रामू काका ने एक कुटिल मुस्कान के साथ चुनौती दी थी। तारांकन, अच्छा सच में काम करेगा? तो जा, उस मुर्गों के दड़बे से एक तगड़ा मुर्गा पकड़ कर ला, आज रात का दावत वही होगा। दृश्य बदला और कायल मुर्गियों के पीछे किसी अनाड़ी शिकारी की तरह पागलों की तरह भाग रहा था। वो कभी कीचड़ में गिरता, कभी फिसलकर झाड़ियों में फंसता, पर एक मुर्गी उसके हाथ न आई। अंत में रामू काका हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे और बोले थे, तारांकन, धिक्कार है। यह लड़का जो एक मुर्गा नहीं पकड़ सकता, वो खाक सरहद पर जाएगा। जा बेटा, तू अपनी किताबों में ही खुश रह। वर्तमान का सच। लाइब्रेरी में लतिका की यादों का सिलसिला एक तेज आवाज से टूटा। उसने कायल की ओर देखा, जो अभी भी फौजी वर्दी के सपने देख रहा था। लतिका ने सोचा, दुनिया कितनी अजीब है। जहां कायल जैसा मासूम लड़का कुंवर आर्यन जैसा बनना चाहता है, वहीं मैं हूं जो उनकी परछाई से भी कोसों दूर भागना चाहती हूं। तभी अचानक बाहर मुख्य सड़क पर एक तेज बिगुल और नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। घोड़ों की टापें अब बिल्कुल नजदीक आ रही थीं। धूल का एक बवंडर उठा और सड़क के दोनों ओर लोग इकट्ठा होने लगे। लतिका का दिल किसी डरे हुए पंछी की तरह सीने में धड़कने लगा। उसने अपनी किताब कसकर पकड़ ली। क्या कुंवर आर्यन का काफिला यहीं से गुजरने वाला था? क्या 6 साल बाद नियति उन्हें फिर से आमने सामने खड़ा करने वाली थी? लतिका और कुंवर आर्यन की कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। क्या लतिका अपने अतीत के जख्मों को भुला पाएगी, या आर्यन की वापसी उसकी जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगी? आपको ये कहानी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और उन्हीं से मुझे आगे के चैप्टर्स लिखने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला चैप्टर जल्दी लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने अच्छे व्यूज और रिस्पॉन्स मिलेंगे, उतनी ही जल्दी मैं नया एपिसोड अपलोड करूंगी। अपना ख्याल रखिए, कहानी से जुड़े रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द अगले भाग में। ओके, बाय।